मच अंबिका कि आपने और नई दिशा, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते थे पर हमें कभी मौका नहीं मिला कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म में पेरेंट्स के साथ जुड़े, आप सबसे मिले। तो थैंक यू सो मच नई दिशा और अंबिका, स्पेशली आपको कि हम लोग कनेक्ट कर पाए। और ये कुछ ही समय पहले की बात है कि हम बात कर रहे थे कि कैसे हमें राइट्स के ऊपर वर्कशॉप करना है, बच्चों के हक के ऊपर जो हक से जुड़े जो इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, पेरेंट्स को अक्सर नहीं पता होती है। तो अंबिका ने हमें अप्रोच किया और हमें बोला कि अगर हम इसके बारे में चर्चा कर सके आप सबके साथ आज, तो बहुत अच्छा होगा, और इसलिए हम आपके साथ आज जुड़ रहे हैं। एंड वी विल स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं विधि। जैसे आज का जो वेबिनार है वो हिंदी भाषा में होगा, और आप प्लीज़ फील फ्री, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ शेयर करना है, तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आप जब हम क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी आपको मौका देगी, तो आप खुद को अनम्यूट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स को हम पहले से जानते भी होंगे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेपिटेटिव हो सकती है, बट और कुछ पेरेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही नई हो सकती है, न्यू हो सकती है। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके आपको सरल भाषा में और अच्छे से समझा सके। और हम ये वर्कशॉप के बाद भी आपके साथ नई दिशा के थ्रू वी कैन बी कनेक्टेड एंड वी कैन टेक योर क्वेरी। सो आई थिंक विधि विल स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। इज माय स्क्रीन विजिबल? Yeah. ओके। सो आज हम नई दिशा के साथ जुड़े हैं, उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर और नई दिशा के साथ जुड़े हैं। और जहाँ तक हमें नई दिशा का उद्देश्य और काम जो हमें समझ में आता है वो ये है कि नई दिशा पेरेंट्स फोरम है जो रिसोर्सेज सपोर्ट करती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है पेरेंट्स को, जिनके बच्चों को डिसेबिलिटी है उन्हें इन्फॉर्म करती है, कनेक्टेड रखती है, एम्पावर करती है। तो हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि हम उम्मीद आज नई दिशा के साथ जुड़े हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स और केयर गिवर्स जिनके बच्चों को डिसेबिलिटी है उनके साथ हम आज चर्चा करेंगे। आज के जो विषय का जो टॉपिक है, नाम है, वो हम नो योर राइट्स वर्कशॉप कहते हैं। और क्यों हम इसे नो योर राइट्स वर्कशॉप कहते हैं उसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे आपके साथ। उससे पहले मैं उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, जहाँ से मैं और विधि, जहाँ पे हम काम करते हैं, जिन बच्चों के साथ, परिवारों के साथ हम काम करते हैं, मैं उसके बारे में, उम्मीद के बारे में थोड़ी आपको जानकारी देना चाहती हूँ। उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हम मुंबई में हम बेस्ड है। ये हमारे वेबसाइट के डिटेल्स दिए गए हैं। उम्मीद का सबसे मुख्य काम ये है कि उम्मीद क्लिनिकल स्पेस में काम करता है। और जब मैं कहती हूँ क्लिनिकल स्पेस, तब मेरा मतलब ये है कि जिन बच्चों को डिसेबिलिटीज़ होती है या विकास में देरी होती है, उनके विकास को लेकर उन्हें थेरेपी प्रोवाइड करती है, उन्हें असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, डायग्नोसिस प्रोवाइड करते हैं। और तब काफ़ी थेरेपी टीम जो उम्मीद में है वो थेरेपी के ज़रिए पेरेंट्स और बच्चों को सपोर्ट करते हैं। दूसरा है ट्रेनिंग का भाग। उम्मीद ट्रेनिंग में और अवेयरनेस में काफ़ी विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं। और जिस तरीके से आज हम सब आपसे जुड़े हैं नई दिशा के द्वारा, तो ये भी हमारे ट्रेनिंग का भाग है, हमारे वर्कशॉप का हिस्सा है। तो इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं, उन्हें सही जानकारी देते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग्स उम्मीद और अलग अलग विषय में करते हैं बाल विकास के ऊपर। तीसरा है रिसर्च। जैसे कि आप सबने सुना होगा कि अगर हम किसी विषय पे काम करते हैं, अगर बच्चों के विकास पे काम करते हैं, तो कई प्रकार की रिसर्च, पढ़ाई और बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो उम्मीद ये बिलीव करता है कि बिना कोई रिसर्च के, बिना कोई चीज़ के बारे में तह तक जानने से पहले हम कोई भी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। तो हम रिसर्च में, हम पढ़ाई में और अधिक जानकारी पाने पे काम करते हैं। और सबसे लास्ट एडवोकेसी। एडवोकेसी, आप सबने ये नाम सुना होगा अपने काम के द्वारा या अपने बच्चों के साथ काम करते समय या स्कूल्स वगैरह में, कि किस प्रकार आप अपने बच्चों के लिए, बच्चों के हित के लिए लड़ते हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं,
उनके बारे में समाज में बात करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और उम्मीद भी एडवोकेसी में बिलीव करता है, और कई बार ऐसे होता है कि हम बड़े लेवल पे या सेमिनार्स पे या कॉन्फ्रेंस में हम चाइल्ड डेवलपमेंट और उनसे जुड़ी जो बातें होते हैं उनके बारे में हम एडवोकेसी यानी कि जानकारी बड़े क्राउड में स्प्रेड करते हैं। तो ये हमारे 4 मुख्य काम है: क्लिनिकल, ट्रेनिंग, रिसर्च और एडवोकेसी। जैसे अंबिका ने पहले ही शेयर किया कि हम आज सब ऑनलाइन जुड़े हैं, और मैं आशा करती हूँ कि हम सब जो पेरेंट्स इस वर्कशॉप में आए हैं, इस वेबिनार में आए हैं, वो अलग अलग विभिन्न प्रकार के जगहों से आए होंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस और अनुभव के साथ आए होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम एक दूसरे की बातों को सुने, एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट करें और उनकी बातों को रिस्पेक्ट करें। अगर आपको, जैसे मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस है, कुछ शेयर करना है, तो आप चैट में लिख सकते हैं या खुद को अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगी अंबिका आपको भी कि अगर हम अपने ट्रेनिंग पर्पस के लिए और पार्टिसिपेंट्स को अगर पिक्चर्स क्लिक करना चाहे तो क्या हम कर सकते हैं? तो हम कंसेंट लेना चाहते हैं आप सबसे, अगर वो अलाउड हो। अगर किसी को इस बात से कोई आपत्ति हो तो चैट बॉक्स में प्लीज डालिए, सो वी विल नो। ये सिर्फ अपने ट्रेनिंग पर्पसेस और अपने इंफॉर्मेशन के लिए, आई एम श्योर दैट्स व्हाई यू नीड इट। यस, तो ये हमारी खुद की ट्रेनिंग के लिए है और आपके साथ बिताए हुए जो मेमोरी है उसको संभाल के रखने के लिए है। और अगर किसी को आपत्ति है तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम अंत में लास्ट में पिक्चर क्लिक कर सकते हैं अगर आप सबकी सहमति है तो। सो मूविंग ऑन टू फर्दर क्वेश्चन। तो ये हमारी उम्मीद की टीम की एक झलक है। हमारे उम्मीद में 80 से ऊपर थेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, काउंसलर, सोशल वर्कर्स, एडमिन टीम मौजूद है, और ये छोटी सी झलक हम दिखाना चाहते थे। अपने बारे में मैंने ज़्यादा परिचय नहीं दिया, अपने टीम के बारे में नहीं दिया। तो आज सोशल वर्क टीम यानी कि मैं अदिति झा और मेरी कॉलीग विधि शाह आपके साथ जुड़े हैं। हम सोशल वर्क टीम में एज अ सोशल वर्कर्स काम करते हैं, और हम बच्चों के साथ, हम उनके परिवारों के साथ अधिकतर काम करते हैं। हम परिवारों को उनके बच्चों के हक के बारे में जानकारी देते हैं, किस प्रकार की स्कूल्स जाना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें सर्टिफिकेट बनाना चाहिए, कैसे मदद मिल सकती है, तो हम इसके बारे में जानकारी करते हैं। मेरे टीम में मेरे 2 और सहभागी हैं, रूही पटवर्धन और अश्विनी जादव, जो आज हमारे साथ ऑडियंस में शामिल है और वो हमें आज सुन रहे हैं। लेकिन आज जो मुख्य चर्चा हम जो करेंगे आपके साथ, वो मैं, अदिति और विधि आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो पहला जो भाग है मैं उससे शुरुआत करूंगी, और दूसरे भाग में विधि आपके साथ शामिल हो जाएगी। अंत में हम अंबिका जी से हमारे आज के वर्कशॉप का पीपीटी, हैंडआउट्स, जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो हम सब शेयर कर देंगे, ताकि जिस माध्यम से आपको ये इंफॉर्मेशन आप तक बनी रहे, आपके पास सेफ रहे। तो हम आपको ये सारी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करेंगे वर्कशॉप के अंत में। आपके सुझाव हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो हम आशा करते हैं कि नई दिशा के द्वारा और पार्टिसिपेंट्स के द्वारा हमें आज का वर्कशॉप कैसा लगा उसके बारे में सुझाव भी ज़रूर मिलेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। अभी हम हमारे वर्कशॉप के जो टॉपिक्स हैं, जो हम किस बारे में आज इस 1 घंटा बात करेंगे, और आज वैसे तो राइट्स के ऊपर जब हम कानूनी हक के बारे में बात करते हैं, बाल विकास के बारे में बात करते हैं, तो बहुत चीज़ें सामने आती है, बहुत चीज़ों के बारे में चर्चा होती है। लेकिन क्योंकि आज हम सिर्फ 4 मुख्य टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, और वो ये है कि पहला तो कि अगर कुछ पेरेंट्स जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि राइट्स क्या होते हैं या अधिकार क्या होते हैं, मेरे बच्चों के क्या अधिकार होते हैं, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के क्या हक है, क्या अधिकार है। और जब हम अधिकार की बात करते हैं, वो अधिकार कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं आप सबके लिए, कैसे दिखने चाहिए माता पिता के लिए या बच्चों के लिए। दूसरा हम बात करेंगे कि ये सारे जो सुविधाएं हैं जो आज हम बात करने वाले हैं, या अधिकारों के बारे में बात करें, उसको कैसे प्राप्त करें। तो वो सबसे ज़रूरी है कि आपके बच्चों का सर्टिफिकेट बनना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदा होगा, मैं क्यों बनाऊं सर्टिफिकेट, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इससे जुड़े जो लाभ या एडवांटेज है
उसके बारे में हम बात करेंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप सब ने कभी सुना होगा इसके बारे में, तो ये कैसे बनता है, कहाँ मिलता है, कैसे बनाना है, हम आपको उसके बारे में भी प्रोसीजर और प्रोसेस के बारे में जानकारी दें। जब आपके पास सर्टिफिकेट बन जाए तो आप इसका इस्तेमाल अपने बच्चे के लिए, आपकी निजी ज़िंदगी में, बच्चे के स्कूल में, शिक्षा में, हेल्थ में या ट्रैवलिंग में किस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं, हम आज उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। दूसरा सबसे मैं जब वर्कशॉप के मेन टॉपिक से बात करने से पहले आप सबको ये सब पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि जब हम लॉज की बात करते हैं, सुविधाओं की बात करते हैं, तो पहली चीज़ है अक्सर अक्सर माता पिता के मन में ये आती है कि ये हमारे लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, कि कैसे फ़ायदा हो सकता है, ये सर्टिफिकेट बनाने से तो इतना समय लग जाता है, इतना वक्त लग जाता है, तो इससे हमारे बच्चों की ज़िंदगी में क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो पूरा वर्कशॉप है, इसके बारे में कई बार पेरेंट्स अपने आप को अपनी ज़िंदगी से जोड़ नहीं पाते, देख नहीं पाते कि राइट्स, लॉ, सर्टिफिकेशन मेरे बच्चे की ज़िंदगी में क्या बदलाव या क्या इम्पैक्ट ला सकता है। तो हम उम्मीद में जिस एनजीओ में हम काम करते हैं, हम परिवारों के साथ इस बारे में काफ़ी चर्चा करते हैं और वो एक एक्टिविटी के ज़रिए हम चर्चा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो एक्टिविटी हम आज ऑनलाइन तो नहीं कर पाएगी आपके साथ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सब माता-पिता जो आज शामिल हुए हैं, कहीं न कहीं आप सबको अपने बच्चों के लिए बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपने होंगे और आपको यही सपने आपके साथ जुड़े हैं और ये भी बतलाता है कि समाज से आपको क्या-क्या उम्मीदें हैं। और ये तब आपके बच्चों से जुड़े सपने तब मुमकिन हो सकते हैं अगर किस हद तक समाज आपको सपोर्ट कर सके, आपको मौका दे सके, आपके बच्चे को मौका दे सके। और ये मुमकिन नहीं होगा जब तक समाज या आपके आस पड़ोस के लोग आपके साथ मिलकर आपको आपके बच्चे के लिए जो आपने सपने देखे उन्हें पूरे करने में मदद करें। और तीसरा, ऐसे बहुत से लोग होंगे इस जर्नी में, इस पूरे सफ़र में, जो आपको मदद भी करते होंगे। वो हो सकता है कि आपकी आपकी फैमिली वाले हो, आपके बच्चों की स्कूल टीचर हो, आपके बच्चों की थेरेपिस्ट हो सकती है। तो ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हो सकती है जो आपके बच्चों के सपने पूरे करने में मदद कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जब हम ये चर्चा माता पिता से करते थे, तो आप देख रहे हैं राइट साइड में हमने एक पिक्चर दिखाया है, एक सर्कल में कुछ कलरफुल चिट्ठियाँ पड़ी है, पेपर्स पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं उसमें फैमिली मेंबर्स ने क्या जवाब दिया है कि उनको उनके फैमिली मेंबर्स सपोर्ट करते हैं, उनके फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं, स्कूल मदद करता है, आस पड़ोस के लोग मदद करते हैं। पर कहीं पे भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट या राइट्स या लॉज हमें अपने बच्चों के सपने पूरे करने में कैसे मदद कर सकते, बराबर। तो इसके बारे में हमें ऑटोमेटिकली ध्यान में नहीं आता, हमें लगता है कि ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, क्या हो जाएगा, बहुत वक्त लग जाता है, और इसलिए हम जो गवर्नमेंट के बनाए हुए जो लॉज है, पॉलिसीज है, उसके बारे में गौर ही नहीं करते, उसे अपने सपोर्ट सिस्टम का मार्गदर्शन मानते ही नहीं है, उसे हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो नो योर राइट्स वर्कशॉप जो है, हम इस वर्कशॉप के जरिए आप पेरेंट्स तक ये जानकारी, ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि जितना हो सके आपको अपने प्रोविजंस, आपके बच्चों के हक के बारे में जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो गवर्नमेंट ने लॉज या पॉलिसीज बनाए हैं वो आपके लिए बनाए हैं, आपके बच्चे के लिए बनाए हैं। अगर आप ही इसका उपयोग नहीं करेंगे तो सरकार इसमें जो पॉजिटिव बदलाव है आपके बच्चों के लिए, वो बदलाव भी नहीं ला पाएगी। तो ये बदलाव लाने के लिए कि स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता या जॉब में डिफ़िकल्टी हो जाती है या फिर हेल्थ को लेकर बहुत खर्चे होते हैं, तो ये सारे बदलाव तभी पॉसिबल है और आप सबके लिए तभी आसान होगा जब आप एज अ पेरेंट इन सारे लॉज को, राइट्स को समझें और अपने बच्चों के लिए उपयोग कर सकें। तो ये था होप्स एंड ड्रीम्स के बारे में और कैसे हमने राइट्स को इसके साथ जोड़ा है, राइट्स को लिंक किया है। और जैसे मैंने बताया कि आपका ये हक है कि आप सुविधाओं को ले सके और सुविधाओं को लेने के बाद उनके बारे में जो बदलाव है, जो सुझाव है, उसके बारे में आप सरकार को भी ये सजेशंस दे सकते हैं कि ये जो एक्ट है मेरे बच्चे के लिए किसी काम का नहीं या बहुत मुश्किल होता है।
तो जब तक आप ये सुझाव तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आपको खुद एज अ पेरेंट इस प्रोविजंस के बारे में, इस सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं हो। और इस वजह से आप पूछेंगे कि जानकारी तभी होगी जब आपको कोई जानकारी देगा। तो आज मैं और विधि आए हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी दे सके। और ये जानकारी जो आज आप यहाँ से लेके जाएंगे, ये सिर्फ ना तो आप अपने बच्चे या अपने लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, पर दूसरे पेरेंट्स, माता पिता जो आपके जैसे हैं, आपके ग्रुप में है, उन्हें भी इसके बारे में सही जानकारी देगी। सो आई होप यहाँ तक आपको हमारे वर्कशॉप का उद्देश्य समझ में आया होगा। और हम अभी अपना पहला टॉपिक से शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम आज आपको बताएंगे कि अधिकार के क्षेत्र में नया क्या है। तो सरकार ने क्या नई चीजें, क्या नया लाया है आप सब पेरेंट्स और आपके बच्चों के लिए। और ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। हम अगर उसे अधिकार कहे, कानून कहे, कायदे कहे, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। और जुड़ी इसलिए है ताकि माता पिता और बच्चों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, फायदे हैं, उनका वो पूरे तरीके से लाभ उठा सके। वाकई में प्रोविजंस क्या है या आपके बच्चों के हक क्या है, वो जानने से पहले कई माता पिता को इसके बारे में जानकारी नहीं होता कि किस प्रकार के कानून आपके बच्चों के लिए बनाए गए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आपको ये बताने से कि वैसे तो हमारे बच्चों के लिए बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे सुविधाएं उपलब्ध है, बहुत सारे एक्ट्स है, लॉज है। लेकिन हम इतना डिटेल में आज नहीं बात करेंगे। हम आपको 3 मुख्य लॉज के बारे में बताएंगे जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए आपको जानना इस वक्त जरूरी है। और पहला वो है नेशनल ट्रस्ट एक्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो जिन बच्चों को ऑटिज्म है, सेरेब्रल पॉल्सी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या मल्टीपल डिसेबिलिटीज है। ये एक्ट आपके बच्चों के लिए कैसे काम करता है, किस तरीके से आपकी मदद करता है, हम आपको आगे बताएंगे। और इस एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस भी चालू किए हैं, बहुत सारी स्कीम्स भी है इस एक्ट के अंदर, उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। दूसरा सबसे जरूरी, अगर मैं किसी भी पेरेंट को पूछूं कि आपके बच्चे के लिए जरूरी क्या होगा, तो सब कहेगी शिक्षा, पढ़ाई, स्कूल जाना चाहिए, स्कूल में उसे उसका हक मिलना चाहिए, स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आप सबने सुना होगा, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट वाकई में आपकी कैसे मदद कर सकता है, कौन लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे। और मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप बहुत अलग अलग शहरों से आए होंगे, कोई मुंबई से होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई बाहर से दूसरे स्टेट से होगा। तो हम राइट टू एजुकेशन एक्ट में एज ए स्टेट वाइज आपको कौन मदद कर सकता है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और रिसोर्सेज भी शेयर करेंगे। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट जो शायद बहुत से पेरेंट्स ने नहीं सुना होगा और ये सबसे जरूरी एक्ट है आपको अवेयरनेस के लिए, राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ये एक्ट जब आया तो ये एक्ट के बारे में बहुत से परिवारों को या बच्चों को या पेरेंट्स को या स्कूल्स को अवेयरनेस नहीं था। ये एक्ट में क्या नया है, क्या खास है और ये क्यों बनाया गया है, हम आगे बात करते हैं। तो मैं आपको 2 मिनट देती हूँ कि आप इस स्क्रीन को देख लीजिए। अगर कोई पेरेंट्स को पिक्चर क्लिक करना है तो आप कर सकते हैं ये पीपीटी का। ये 3 मेन जरूरी कानून है जो आपके बच्चों के हित में बनाया गया है, आपके लिए बनाया गया है। और एज अ पेरेंट आपको जो भी इंसाफ या जो भी आपको जस्टिस मिलेगा वो इसी 3 एक्ट के आधार पे मिलेगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे मैंने कहा कि 2016 में राज्यसभा ने एक बिल पास किया था जो अब नए कानून, नए एक्ट के नाम से जाना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो पुराना एक्ट हमारा 1995 में बनाया गया था और वो केवल सिर्फ इन 7 डिसेबिलिटीज, अगर आप मेरे कर्सर पे अगर आप गौर करेंगे तो ये जो पुराने 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज है, मैं रीड करूंगी आपके लिए। ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी क्योर, जिसे हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं, सुनने में दिक्कत, किसी भी प्रकार की शारीरिक डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर मेंटल इलनेस, सिर्फ इन्हीं 7 डिसेबिलिटीज के बारे में जिक्र किया गया था। अगर कुछ पेरेंट्स जो आज हमें अटेंड कर रहे हैं, आप सोचेंगे कि 7 डिसेबिलिटी में ऑटिज्म मेंशन नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी मेंशन नहीं है और अन्य प्रकार की जो डिसेबिलिटीज है वो उनका नाम तो मेंशन नहीं है।
तो उस जमाने में 1995 में हमारे बच्चों को किस तरीके से सुविधाएं मिलती थी? तो सुविधाएं नहीं मिलती थी। पुराने एक्ट के अनुसार अगर आपके बच्चे को इन 7 डिसेबिलिटी में से कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, तो आपके बच्चों को जो भी स्कूल में सुविधाएं, हेल्थ में सुविधाएं, ट्रैवलिंग में सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, आपको नहीं मिलती थी। और 1995 से लेके 2016 काफी लंबा सफर है, काफी लंबा गैप भी है। अगर आप देख रहे हैं तो पेरेंट्स ने खूब लड़ाई की इसके ऊपर, खूब मुद्दे छेड़े, पार्लियामेंट में काफी डिबेट हुआ कि जिन बच्चों की डिसेबिलिटी दिखती नहीं है, ऑटिज्म दिखता नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी दिखाई नहीं देता है, तो उन बच्चों को भी मदद की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपके एक्ट में हमारे बच्चों का जिक्र ही नहीं किया गया है, तो हमें कैसे सुविधाएं मिलेगी? तो इसलिए 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट का उद्घाटन हुआ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RPWD एक्ट भी कह सकते हैं। अगर आप इतना बड़ा शब्द यूज नहीं करना चाहते तो RPWD एक्ट भी से कहते हैं। और देखते हैं आगे चलकर कि RPWD एक्ट आपके बच्चों के लिए, आपके लिए क्या नई चीजें लेके आया है। पहली बात तो ये कि डिसेबिलिटीज अब 7 से बढ़कर 21 हो गई है। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज का नाम जिक्र था, अब वो 21 हो गई है। तो 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज को जो भी कानूनी हक या सपोर्ट मिलना चाहिए वो सब मिलेगा। और वो कौन कौन सी 21 डिसेबिलिटीज है? तो पहला, विजुअल इम्पेयरमेंट, लो विजन, कुष्ठ रोग, हियरिंग इम्पेयरमेंट, अगेन किसी प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटी अगर है, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी भी आ जाता है, डॉर्फिज्म जिसे हम बौनापन से के नाम से जानते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य पे आप सबने सुना होगा कि काफी अवेयरनेस क्रिएट होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य बच्चों का भी हो सकता है, माता पिता का भी हो सकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जो तकलीफें हैं वो भी इस एक्ट में शामिल की गई है। ऑटिज्म शामिल किया गया है। फिर से फिजिकल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटीज एक्ट में शामिल किया गया है। कोई भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि अगर आपकी ब्रेन से जुड़ी कोई भी दिक्कत है जिसकी वजह से आप चल नहीं पा रहे, आप बोल नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे, तो वो सारी दिक्कतें भी इसमें शामिल की गई है। और उसमें ये भी शामिल होता है कि बच्चे को अगर अकड़ी आती है, उसे अगर ये सब दिक्कतें हैं, तो वो सब भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में आ जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, यानी कि एक बच्चे में कई प्रकार की डिसेबिलिटी। अगर मेरे बच्चे को ऑटिज्म है तो वो उसको सुनने में भी नहीं आता, तो वो हो जाता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, पार्किंसन जो है अक्सर जब जब व्यक्ति की उम्र 50 की उम्र से ऊपर से हो जाए तो अक्सर उनको पार्किंसंस होता है। एसिड अटैक विक्टिम्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। और 3 खून के जो तकलीफें हैं वो भी इस एक्ट में शामिल किया है। अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया है, किसी बच्चे को हीमोफीलिया है या फिर सिकल सेल है, तो ये सारी खून से जुड़े तकलीफें हैं जो किसी भी बच्चे को हो सकती है। तो अगर आपके आस पड़ोस में किसी भी बच्चे को इन तीनों में से कोई दिक्कतें हो तो आप उन्हें सलाह दें कि सरकार के द्वारा आपको भी मदद मिल सकती है। तो बस ये जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है, मैं आपको इसके बारे में एक झलक बताना चाहती हूँ। RPWD एक्ट से खास चीजें ये जुड़ी है कि RPWD एक्ट अब आपके बच्चों के हक के बारे में बहुत कठिन रूप से बात करता है। आप सबने अगर इंक्लूजन का शब्द सुना होगा, जिसे हम कहते हैं कि आपके बच्चे को समाज में स्वीकार करना, वो हर प्रकार के स्कूल में जा सके, मेरी बिल्डिंग के कंपाउंड में बाकी बच्चों के साथ खेल सके, बड़ा होके कॉलेज जा सके, नौकरी कर सके, शादी कर सके। तो ये इंक्लूजन जो हम कहते हैं, RPWD एक्ट इसमें बहुत फोकस करता है। और ये भी फोकस करता है कि अगर मेरा हक है कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई कर सकूं, तो आपके बच्चे को अगर डिसेबिलिटी है तो वो भी कर सकता है बराबर, और उसे भी वही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जो मुझे समाज में मिलता है। और तीसरा, अगर आपको माता पिता को लगता है कि कौन से लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, रिसोर्सेज जिसको हम कहते हैं, या सहायता आपको कैसे मिल सकता है स्कूल में, समाज में, सोसाइटी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, तो वो सपोर्ट भी आपको प्रदान करता है। तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है सारे पेरेंट्स को कि ये ऐप आप सबके हित में बनाया गया है।
तो अगर आपको इसका पूरा लाभ उठाना है तो इस एक्ट को ठीक से समझिए, और ये भी समझिए कि इस एक्ट के अनुसार आपके बच्चों के साथ या आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो सकता, और अगर होता है तो इस कायदे के अनुसार जो इस कायदे को नहीं मानेगा उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो ये आपका पूरा हक बनता है कि आपके ऊपर अगर कोई इनजस्टिस होता है तो आप इसके बारे में, इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। किस एक्ट के द्वारा? 2016 में जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया है उस एक्ट के द्वारा। तो ये था आपको एक ब्रीफ देने का मेरा उद्देश्य कि लॉज क्या है, अधिकार क्या है, एक्ट क्या है। तो यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया। अब इसके बाद जब आप ये समझ जाते हो कि हाँ मेरे बच्चे का ये राइट्स है, मेरे बच्चे का ये हक है, लेकिन मैं प्रूफ कैसे करूँ कि मेरे बच्चे को ये हक चाहिए, तो वो प्रूफ पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये सारे हक या सारे कानूनी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हमेशा हमें प्रूफ दिखाना होता है, और वो आपके हमारे केस में ये प्रूफ है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के नाम से। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जब हम कहते हैं तो आप ये ना समझे कि आपके बच्चे को कोई लेबल कर देगा, आप उसको कोई डिसेबल बोलेगा, अब वो पेपर में लिख के आ जाएगा तो समाज क्या बोलेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मेरे बच्चे के लिए एक टूल है, एक साधन है जिसको मैं जब चाहे जहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, आज मैंने ये सर्टिफिकेट बनाया है, तो कल अगर मुझे सरकार से कोई सुविधाएं चाहिए तो आसानी से मैं वो सर्टिफिकेट दिखा दूंगी, और मेरे को जो बच्चे के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मुझे आसानी से मिल जाएगी। तो सर्टिफिकेट क्यों बनाना है और कैसे बनाना है, आज हम उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देंगे। पहली बात कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के हिसाब से इसका शब्द जो बदल के अब इसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र कर दिया है। हिंदी में अगर कोई बोले कि आपके बच्चे का सर्टिफिकेट बनाना है तो कोई बोलेगा, हॉस्पिटल पूछेगा अच्छा दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाना है, तो ऐसे नाम से जाना जाता है। सो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट व्यक्ति के डिसेबिलिटी का एकमात्र रिकॉर्ड है। ये सेवाओं को आसानी से प्राप्त करने में आपको सहायता करता है। अक्सर उम्मीद में क्या होता है कि हम अगर माता पिता को ये कहते हैं कि आपके बच्चे को एग्जाम में कंसेशन मिलेगा, तो एग्जाम में कंसेशन मिलेगा तो वो 10वीं पास कर सकता है। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि पर कैसे मिलेगा, उसके पास तो उसके डिसेबिलिटी का कोई प्रूफ नहीं है। तो फिर लास्ट मिनट में हम उनका सर्टिफिकेट बनाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं ताकि स्कूल में उसका सर्टिफिकेट सबमिट हो जाए और उसको जो मिलने वाले एग्जाम कंसेशंस है वो आसानी से मिल जाए। तो पेरेंट्स लास्ट मिनट में सब कुछ करते हैं तो मुश्किल हो जाती है उनके लिए भी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितना हो सके हम पेरेंट्स को पहले से अवेयरनेस दें कि ये सर्टिफिकेट आप सबके बच्चों के पास होना चाहिए, ताकि लास्ट मिनट में आपको दौड़ना भागना नहीं पड़े। और अगर आप ये सर्टिफिकेट बना लेते हो तो अगर लर्निंग कंसेशंस चाहिए, ट्रैवलिंग में कंसेशंस चाहिए, तो वो सब आप आसानी से ऑन द स्पॉट लास्ट मिनट में भी ले सकते हैं। और सरकार ने आप ये दो पिक्चर्स देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, और इस तरफ दाएं तरफ है ये कार्ड का एक पिक्चर। ये कार्ड कुछ पैन कार्ड या आधार कार्ड जैसा दिख रहा है, राइट। तो बेसिकली अब 2016 के बाद अगर कोई पेरेंट्स के पास ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट होगा तो आप कहेंगे कि हाँ मेरे पास सर्टिफिकेट है, लेकिन मेरे पास ये कार्ड नहीं है, ये यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड नहीं है। तो सरकार ने 2016 के बाद आपको सब पेरेंट्स को कंपलसरी आपके बच्चों के लिए इस प्रकार का कार्ड बनाना है, जिसको हम कहते हैं यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। छोटे फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूडीआईडी कार्ड। तो ये कार्ड बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कार्ड बना लेते हो तो आने वाले कल में 2-3 साल में हम ये आशा करते हैं कि आपको हर जगह जो इतने पेपर वर्क आप लेके जाते हो, ये पेपर वो पर्चा, वो सब लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कार्ड दिखाया आपको कंसेशन मिल गया, ये कार्ड दिखाया आपको रिजर्वेशन मिल गया। तो हम आशा करते हैं कि इस कार्ड का बहुत अच्छा और आसानी से उपयोग हो सके। पर फिलहाल हम अभी इस स्टेज में है कि पेरेंट्स को तो अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, राइट। तो हम उनको अवेयरनेस दे रहे हैं कि आपको ये ऑनलाइन कार्ड बनाना होगा। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो पर्चे के फॉर्मेट में मिलता है हॉस्पिटल में वो भी होगा और एक कार्ड भी मिलेगा। तो दोनों एक ही चीज है, दोनों को बनाने का तरीका भी एक ही है, बस आप ये कार्ड कहीं पे भी अपने साथ कैरी कर सकते हो।
ओके, तो अब जब मैंने सर्टिफिकेट बना लिया तो अब मुझे इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? मैं ये मेरे पास एक सर्टिफिकेट आ तो गया है, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं सबसे पहला क्या प्रोविज़न लूँ? सबसे पहले कौन सा स्कीम का लाभ उठा सकूँ, बराबर? तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि आपके पास सर्टिफिकेट बन गया, आपके पास यूडीआईडी कार्ड भी आ गया, तो अब आप कहाँ-कहाँ पे इस कार्ड को या इस सर्टिफिकेट को अपने बच्चे के उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, कई बार पेरेंट्स हमें ये बोलते हैं, और मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप जो सारे पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, वो अक्सर सबसे ज़्यादा जो उन्हें तकलीफ होती है वो ये है कि ट्रैवल के दौरान, यात्रा के दौरान, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो या एयरप्लेन हो, उसमें काफ़ी खर्चे होते हैं, बच्चे को सुविधाएं नहीं मिलती है। फिर आप सोचते हो कि चलो अब बाहर जाना ही बंद कर देते, बाहर जाएंगे ही नहीं, घर पे रहेंगे, तो ये तो कोई उपाय नहीं है, राइट? तो ट्रैवल में आपको कैसे कंसेशंस मिल सकता है? ट्रैवल के जो फीस है, जो आप भाड़ा भरते हो ट्रैवल का बस या ट्रेन में, तो उसमें आपको छूट कैसे मिल सकती है? सबसे ज़रूरी एजुकेशन। अगर मैं किसी पेरेंट्स से अभी पूछूं कि आपके बच्चों की एजुकेशन स्थिति कैसी है, तो आप बोलेंगे कि मेरे बच्चे को तो एडमिशन ही नहीं मिलता, और अगर एडमिशन मिल जाता है तो 2-3 महीने के बाद टीचर्स फ़ोन करके बोलती है कि आप एडमिशन, अभी बच्चा हाइपर हो रहा है, क्लास में बैठ नहीं पा रहा है, वो फोकस नहीं करता है, आप उसको लेके जाओ। तो एजुकेशन सबसे ज़रूरी कंसर्न है हम सबके लिए। तीसरा, स्वास्थ्य। आप सब पेरेंट्स ये बात से सहमत होंगे कि आप कोई ना कोई थेरेपी सेंटर्स तो जाते होंगे, थेरेपी लेते होंगे, कई प्रकार की इलाज करते होंगे, दवाइयाँ लेते होंगे आपके बच्चों के लिए, और उसमें जो खर्चे होते हैं वो छोटे मोटे खर्चे तो नहीं होते हैं, तो साल में तो बहुत खर्चे हो जाते हैं मेडिकल एक्सपेंस के ऊपर। तो आपकी सर्टिफिकेट से जो मेडिकल कंसेशंस आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हो, वो भी आप कैसे ले सकते हो, हम आपको आगे बताएंगे। माता पिता के लिए भी एक प्रोविजन है जिसको हम कहते हैं आयकर विभाग में छूट, इनकम टैक्स। तो अगर कोई माता पिता दोनों काम कर रहे हैं और उनकी आमदनी से एक भारी रकम टैक्स वाले डिडक्ट कर रहे हैं, तो आप ये सर्टिफिकेट दिखाकर आपके जो आपका टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हो रहा है, कट हो रहा है, वो कम हो जाएगा, उसमें आपको छूट मिल जाएगी। ये सब पेरेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप कुछ पेरेंट्स को अगर लगता है कि मेरी सैलरी में से, मेरी आमदनी में से टैक्स का ज़्यादा रकम डिडक्ट होता है, तो आप अपने बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखा के भी छूट पा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप सबके बच्चों को क्या डिसेबिलिटीज है, पर हो सकता है कि आज हमारे पार्टिसिपेंट में कुछ पेरेंट्स हो गए जिनकी बच्चों को फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक डिसेबिलिटी हो सकती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और अक्सर उनको इंडिपेंडेंटली समाज में खुद से चल के जाना या बस पकड़ना या एक्सेसिबिलिटी हम जो बोलते हैं, मुश्किल होती है। तो कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें कोई एड्स दे दो, कोई व्हीलचेयर दे दो, बच्चे को कोई सपोर्टर दे दो, तो वो सब भी काफ़ी प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स में बहुत महंगे मिलते हैं। तो ये प्रोविजन से आप कैसे सस्ते दामों में या आधे दामों में अपने बच्चों के लिए ये सुविधाएं भी ले सकते हो, इसके बारे में हम एक योजना के बारे में बताएंगे। और अंत में सबसे ज़रूरी चीज़ जो हर पेरेंट्स के मन में होती है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार में से मेरे बच्चे को कौन देखेगा, कोई उसका ठीक से देखभाल करेगा कि नहीं करेगा, कोई उसका दुर्व्यवहार तो नहीं करेगा। तो ये चिंता हर माता पिता को होती ही है। तो इस प्रकार से इस चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक और योजना के बारे में हम हमारे से शेयर किया है, और हम आपके साथ वो शेयर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कानूनी देखभाल करता, यानी कि लीगल गार्डियनशिप। तो ये जो चीज़ें हैं, जो ट्रैवल, एजुकेशन, स्वास्थ्य, इनकम टैक्स, एड्स एंड अप्लायंसेस, कानूनी देखभाल करता, ये सारे प्रोविजंस है जो आप अपने बच्चे के लिए और खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो, इसमें बदलाव ला सकते हो और इसका पूरी तरीके से लाभ उठा सकते हो। ये कब पॉसिबल होगा? जब आप एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाते हैं तब। बहुत से लोगों को शायद सुनने में लग रहा होगा कि अरे अदिति मैडम बोल रहे हैं, पर क्या ये सब मिलना आसान है? क्या इतना टाइम लग जाता है? हम लोग ने खुद कोशिश किया, अभी तक कुछ नहीं मिला। तो मैं नहीं चाहती कि मैं बस आपको आज इन्फॉर्मेशन शेयर करूं और बस बोलने के लिए बताऊं।
लेकिन मैं आपके साथ 2 कहानियां शेयर करना चाहती हूँ, और ये 2 पेरेंट्स हैं जिन्हें हम उम्मीद में देखते हैं। हमने इनसे इनका परमिशन लिया है इनके पिक्चर्स शेयर करने के लिए। माता पिता जब दूसरे माता पिता की कहानियां सुनते हैं तो उन्हें ज़्यादा यकीन आता है, वो ज़्यादा अपने अपनी चीज़ों को दूसरे माता पिता के साथ शेयर करते हैं। दूसरे माता पिता ने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए कैसे चीज़ों का लाभ उठाया, जब अब उनकी कहानियां सुनते हैं तो आपको ज़्यादा उस चीज़ पर यकीन आता है और हिम्मत आता है कि अगर ये पेरेंट ने किया है तो मुझे भी सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। तो इसी प्रकार से जब हम बोलते हैं कि एजुकेशन कंसेशन या फिर एड्स एंड अप्लायंसेस जिसके बारे में मैं बात करी थी, तो ये दोनों परिवार जो एजुकेशन का भी लाभ उठा रहे हैं और दूसरा परिवार अपने बच्चे के लिए एड्स एंड अप्लायंसेस, व्हील चेयर, क्रैचेस उसके माध्यम से भी लाभ उठा रहे हैं। और जो समाज में एक इंडिपेंडेंट लिविंग हम बोलते हैं ना, आत्मनिर्भर बनना बोलते हैं समाज में, तो ये सारी दोनों परिवार ये सारे प्रोविजंस का लाभ उठाते हुए अपने बच्चे को एक आत्मनिर्भरता बनने के लिए मदद कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं वो हम आगे देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे पता है मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन एक साथ दे दिया है, और मैं थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक लूंगी यहाँ पे। और मैं आप सबसे आप कोई भी शेयर करना चाहते हो, क्वेश्चन आंसर्स नहीं, वो हम एंड में लेंगे, पर अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है अपना अनुभव तो 1-2 पेरेंट्स हमारे साथ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉज करूंगी और कोई शेयर कर सकता है। हाँ, अच्छा रहेगा अगर हम छोटे, वी आर अ स्मॉल ग्रुप, तो सब लोग अपना वीडियो हो सके तो ऑन कीजिए तो अच्छा रहेगा, जस्ट बात करने के लिए, समझने के लिए कि तो एनी थॉट। मैं अपना स्क्रीन स्टॉप शेयर करती हूँ और फिर वापस हाँ, मैं ऑन करूँगी। sure. So it will be good if we can see you. Yeah, okay. आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मान लीजिए जो भी प्रोसीजर्स के बारे में अदिति ने बताया, आपने कोई डिफिकल्टी फेस की या आपके कोई कंसर्न्स थे, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। शायद उसके लिए हम लोग कुछ सोल्यूशन भी सजेस्ट कर सकते हो। तो कुछ भी सजेशंस हो तो प्लीज शेयर कीजिए, बिना हेजिटेट करे प्लीज। ओके, yeah, no, acha, we'll go to question and answer sessions तो होगा ही, but yeah, I guess we can proceed. All right, Aditi. Yeah. पर जो अब तक हमने एक्सप्लेन किया, अगर आप सबको समझ में आया क्लियरली, अगर आप लोग थम्स अप भी दिखा दे तो भी हम समझ जाएंगे कि अभी तक का जो भाग हमने किया वो भाग वहाँ तक आपको आप समझ पाए, आप प्रोसेस कर पाए। तो अगर आप लोग थम्स अप भी दिखा देंगे मैसेज के चैट बॉक्स के थ्रू तो भी हमें। ओके ओके, थैंक यू वसुधा जी। थैंक यू मारिलो। और कोई अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहता है कि और आप जरूरी नहीं कि सब जो भी मैं कह रही हूँ उससे सहमत हो। कई बार आपके एक्सपीरियंस उल्टा Right. नेगेटिव, दूसरे भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं कि नहीं हमारे लिए काम नहीं किया, तो आप ऐसा कोई एक पेरेंट शेयर कर सकता है। अगर नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके ओके, सो आई एम अज्यूमिंग दैट थिंग्स आर क्लियर, और आप मे बी शायद एंड में क्वेश्चन एंड आंसर्स के टाइम पे Yeah. बहुत सवाल आ सकते हैं, तो डेफिनेटली और प्लीज अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में अभी डालना शुरू कीजिए, क्योंकि सेशन होते ही साथ हम क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हैं वन आफ्टर दी अदर। सो प्लीज अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिएगा चैट बॉक्स में। थैंक्स। या, कैरी okay, so ऑन। I'll start sharing the screen. तो क्या, तो जैसे मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगी कि इन परिवारों ने कैसा अपने एजुकेशन का लाभ उठाया है और एड्स एंड अप्लायंसेस से, और क्या क्या प्रोविजंस का लाभ इन्होंने उठाया है। तो पहली चीज़ तो ये है कि कई बार पेरेंट्स को ये हमने बहुत बार सुना है कि आपके बच्चों की डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानने के बाद थोड़ा
इतना आसानी से आप स्वीकार नहीं कर पाते, थोड़ा टाइम लगता है स्वीकार करने को, और कई प्रकार से बहुत थॉट्स आपको आ जाते होंगे कि आप जिंदगी कैसे दिखेगी, आप क्या हो सकता है। तो इन परिवारों को भी ये चीज़ का महसूस हुआ, ये चीज़ का एहसास हुआ। लेकिन सबसे पहले इन्होंने अपने बच्चों से जुड़े जो दिक्कतें थे, अगर मान लो अगर पहला वाला बच्चा जिसने एजुकेशन का लाभ उठाया, उसके पेरेंट्स भी बहुत मुश्किल में थे कि स्कूल में कंप्लेन इतनी बार आती है, स्कूल वाले बोलते हैं कि स्कूल बदल दो, आपका बच्चा फोकस नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, जानबूझ मस्ती करता है। तो ये पेरेंट्स ने अपने बच्चों के जो तकलीफें हैं उन्हें पहले समझा, उनकी जो दिक्कतें हैं, पढ़ाई में जो दिक्कतें आती है, जो समझने में दिक्कतें आती है, उन दिक्कतों को पहले समझा, उनकी ज़रूरतों को समझा। उसके बाद वो हमसे मिले और हमने उनको बताया कि कुछ दिक्कतों को लेकर आपके बच्चे को कुछ सुविधाओं की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन कंसेशंस, जो भी और कंसेशंस होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो कैसे होगा, आप और हमने इन परिवारों से बहुत इसके बारे में बात किया, चर्चा किया कि एक सर्टिफिकेट के बनाने से एक लाभ आपको बहुत अन्य प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। और ये परिवारों ने सहमति बनाई रखी, और ये इन्होंने जो भी जैसे मैंने कहा यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए जो फॉर्म फिलअप होता है, वो कैसे फिलअप होता है वो हम आगे बताएंगे। तो ये बनाने के बाद उन्होंने वो नज़दीकी हॉस्पिटल गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए जो उनके स्टेट में, ये दोनों पेरेंट्स महाराष्ट्र के हैं, तो जो मुंबई में जो हॉस्पिटल्स थे वो वहाँ पे गए और इन्होंने अपने बच्चों के लिए सर्टिफिकेट बनाया। और फिर जाके ये पहले वाले बच्चे ने टेंथ नाइन्थ के लिए जो 9वीं के लिए है एग्जाम कंसेशंस का लाभ उठाया, और दूसरे बच्चे को उसके सर्टिफिकेट के आधार पर उसके नज़दीकी एनजीओ से एक क्रैश मिला, उसे व्हीलचेयर मिला, क्योंकि उस वक्त उसकी सर्जरी हुई थी। तो सर्जरी के बाद वो वॉशरूम नहीं जा पाता था, वो बच्चों के साथ बाहर खेल नहीं पाता था। तो सर्टिफिकेट दिखाने से उसे कम दामों में व्हीलचेयर मिला, और वो व्हीलचेयर के माध्यम से बाकी बच्चों के साथ शाम को निकलता था, खुद व्हीलचेयर लेके जाता था। तो ये इंडिपेंडेंट बनने में उससे आसानी हुई। जब इन्होंने सर्टिफिकेट बनाया तब जाके जो भी सुविधाएं इन्हें मिलनी चाहिए असिस्टिव डिवाइसेस में या एजुकेशन में, वो ले पाए। अब आप पूछेंगे कि सर्टिफिकेट बनाना कैसे बनाए, हम इसे कहाँ पे जाए। तो वापस से मैं रिपीट करूंगी जो हमने आपको पहले बताया था कि जितने भी 21 डिसेबिलिटीज मेंशन किए थे, उन सारे बच्चों को या सारे पर्सन विद डिसेबिलिटी को सर्टिफिकेट बनाना कंपलसरी है, और वो बनाए बिना आप प्रोविजंस या सुविधाएं नहीं ले सकते। और अभी 2016 के बाद यूडीआईडी कार्ड बनाना भी उतना ही जरूरी है जितना सर्टिफिकेट बनाना। तो अगर मैं रहती हूँ मुंबई में, तो मानो मेरा जो जिला आएगा, मैं बाइकला एक जगह है मुंबई में, वहां पे मैं अगर अपने बच्चे का सर्टिफिकेट बनाती हूँ तो मेरे बच्चे के सर्टिफिकेट के साथ मुझे या यूडीआईडी कार्ड भी मिल जाएगा, और इस सर्टिफिकेट और कार्ड के माध्यम से मैं अपने बच्चे के लिए जो भी प्रोविजंस होगा उसका लाभ उठा सकती हूँ। मैं बात करना चाहूँगी कि यूडीआईडी कार्ड कैसे बनता है। हालांकि मैं और विधि हम सोशल वर्क टीम उम्मीद में एक अलग प्रकार का सिर्फ ये कार्ड जो बनता है यूडीआईडी, उसके बारे में वर्कशॉप करते हैं अलग से। तो लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो हम आपको सिर्फ बहुत ब्रीफली बताएंगे कि वो कार्ड कैसे बनता है। तो अगर मेरे पास मान लो कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है और मैं पहले जाके इस यूडीआईडी कार्ड, ये जो आपने लिंक देखा है यहाँ पे www.swavalamban.card.gov, इस लिंक पे जाके मुझे अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जब हम यूडीआईडी कार्ड के ऊपर जो वेबिनार करते हैं उसमें हम आपको कार्ड के लिए एप्लीकेशन कैसे फिल करना है वो हम आपको डेमो करके बताते हैं। आज नहीं बता पा रहे हैं तो आपको हम ब्रीफली बता रहे हैं। तो आप ये कार्ड के लिए एप्लीकेशन कहीं से भी, अपने घर से भी बैठे बैठे कर सकते हो, अपने फोन से भी कर सकते हो। तो ये काफी आसान है, सिर्फ इस लिंक पे आपको जाना होगा। जब आपने कार्ड के लिए एप्लीकेशन भर दिया तो उसके बाद क्या करें। तो पहला स्टेप कि एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना होगा। दूसरा स्टेप, वो एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। अभी तो नहीं, कोविड के टाइम पे नहीं, पर हमने सुना है कि बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वापस से शुरू हो रहे हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने का प्रक्रिया भी शुरू कर रहे हैं। तो वो हम आपको इन्फॉर्मेशन बाद में शेयर कर सकते हैं। तीसरा, बच्चे को लेके जाना है उसकी तपास के लिए, उसके असेसमेंट के लिए।
और लास्ट में जो भी असेसमेंट होता है, बच्चे का ब्लड टेस्ट, बच्चे का आईक्यू टेस्ट, बच्चे का डेवलपमेंट विकास का टेस्ट, वो सब टेस्ट होने के बाद तकरीबन 2 महीने के बाद आपको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है। और साथ में यूडीआईडी कार्ड भी आपको उसके कुछ टाइम के बाद मिलेगा। जल्दी नहीं मिलता यूडीआईडी कार्ड, पर सर्टिफिकेट पहले मिल जाता है, यूडीआईडी कार्ड बाद में मिलता है। अक्सर हॉस्पिटल के बारे में जब हम पेरेंट्स से कहते हैं तो वो काफ़ी डर जाते हैं कि छुट्टी लेनी पड़ेगी ऑफिस से, यहाँ जाना पड़ेगा, कितना लंबा प्रोसीजर होगा। तो हम उम्मीद में क्या करते हैं, हम पहले तो हॉस्पिटल में खुद विजिट करते हैं कि आपको ये हॉस्पिटल जाना है, आपको ये स्टेट का ये हॉस्पिटल जाना है, आपको ये डॉक्टर से मिलना है। कि डॉक्टर से मिलने के बाद ये डॉक्टर ऐसे दिखते हैं, ये डिपार्टमेंट में बैठते हैं, तो उनके लिए प्रोसीजर आसान हो जाता है। तो उनको पता है कि अच्छा अदिति मैडम ने, विधि मैडम ने कहा कि तीसरे माले पे जाना है, तो डायरेक्टली तीसरे माले पे जाते हैं। ये पेपर दिखा देना है, तो डायरेक्टली ये पेपर दिखा देते हैं। तो हम पहले विजिट करते हैं, खुद सारे एक्सपीरियंस को अनुभव करते हैं और फिर पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं कि आपको हो सकता है ये दिक्कतें आ सकती है, पर आपको उनको ये बोलना है। तो हम उनको ऐसे मदद करते हैं। तो आपके स्टेट में जो अगर आपके कोई सोशल वर्कर हो गए या फिर अगर नई दिशा सपोर्ट कर सके या कोई और एनजीओज हो गए, तो वो भी आपके हॉस्पिटल्स में पहले खुद विजिट करें और आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इससे आपको आसानी से सही इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। अब आप पूछेंगे कि क्या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आप ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड सेम है क्या? तो हमारा जवाब है I think Aditi's internet went for a toss. Okay. Let's just wait for a couple of seconds. उनके साथ ये कभी-कभी हो जाता है network issue. Sure, no problem. Actually, Vidhi, just till Aditi joins, मैं एक सवाल कर सकती हूँ क्या? तो ये UDID का which she said कि प्रिंट आउट लेके फिर हॉस्पिटल जाना होता है, कौन से हॉस्पिटल जाना है, क्या करना है, इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी? यूडीआईडी की वेबसाइट में कोई ऑथराइज लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स होंगे क्या, जिसके हाउ डू यू नो वेयर टू गो? ओके, सो यूडीआईडी की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको एक नीचे, आप जब नीचे वेबसाइट में नीचे फर्स्ट पेज पे ही नीचे जाओगे तो वहाँ पे है कि नो योर नियरेस्ट मेडिकल अथॉरिटी। तो अगर आप वहाँ क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ आपका फिर आपको स्टेट डालना होगा और उस हिसाब से। ओके, जस्ट अ सेकंड, मे बी अदिति इज कॉलिंग, वो शायद ज्वाइन करने के लिए। आई जस्ट एंड अदिति, मेरा कनेक्शन भी चला गया था बिकॉज मैंने गलती से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, सो आई थिंक इवन आई जॉइंड द मीटिंग अगेन। Okay. I'm so sorry, but yeah, you just yes. Okay, is my screen visible? Yes. Okay. तो जो मैंने कहा कि आप सबका क्वेश्चन होगा कि सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड सेम है, तो इट इज़ सेम। हमारा जो नया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा कुछ इस प्रकार दिखेगा। दिस इज़ अ न्यू फॉर्मेट एंड ये जो फॉर्मेट है ये ऑल ओवर इंडिया में सेम ही है। इट्स नॉट कि ये मुंबई स्पेसिफिक है, बट ये ऑल ओवर इंडिया में सेम होगा। इस प्रकार से मिलेगा। स्वावलंबन जो हमने बात किया था वेबसाइट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी इस सर्टिफिकेट में प्रिंट होगी। आपको साथ ही साथ एक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड भी आप बनाना होगा। अगर आप पूछेंगे कि मेरे पास ऑलरेडी पुराना सर्टिफिकेट है तो भी क्या मुझे नया सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो येस, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और आपका पुराना सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार दिखता था, तो ये बदलकर अब न्यू फॉर्मेट में होगा और साथ ही साथ आपको आपके बच्चे का यूडीआईडी कार्ड भी मिलेगा, जो कि छोटा फॉर्म होगा सर्टिफिकेट का। इज दिस सर्टिफिकेट वैलिड? क्या ये कार्ड हर जगह वैलिड है? तो येस, अगर मैं आज मुंबई में हूँ और मैंने आज मुंबई के हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनाया है, तो कल अगर मैं नागपुर या फिर हैदराबाद शिफ्ट हो गई तो ये कार्ड हर देश के, हर स्टेट के लिए वैलिड होगा। मुझे वापस से अलग अलग कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने पुराने कार्ड का इस्तेमाल करके नए स्टेट में बस थोड़ा सा वेरिफिकेशन होगा, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हम सर्टिफिकेट का भाग फिनिश कर रहे हैं इसके लिए। अब
हम आए हैं तीसरे लास्ट भाग में अपने वर्कशॉप के कि जब मेरा सर्टिफिकेट बन गया तो मैं कौन से प्रोविजंस इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। पहली सबसे ज़रूरी बात कि पेरेंट्स हमें हर बार पूछते हैं कि मेरे बच्चे को ये डिसेबिलिटी है, क्या वो इस एक्ट में आएगा। तो अगर आपको याद होगा कि हमने 21 डिसेबिलिटी में किस डिसेबिलिटीज़ के बारे में नाम मेंशन किया था, तो अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म प्लस और कोई डिसेबिलिटीज़ है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है, तो आप सबके बच्चों को जो हक मिलना चाहिए वो इस 21 प्रकार की डिसेबिलिटी में मिलेगा, और सारे 21 प्रकार के डिसेबिलिटीज़ को भी ये प्रोविजंस और सुविधाएं मिलेगी। और अब हम शुरू करते हैं एक्चुअली कौन से एजुकेशन में या हेल्थ में आपको किस प्रकार के स्कीम्स मिलेंगे। अभी हम बताएंगे कि वो स्कीम्स के नाम क्या है और वो स्कीम्स को प्राप्त करने के लिए आपको किन किन लोगों से मिलना है। आप चिंता मत कीजिए, ये हमने कोशिश किया है कि जितना हो सके ये हम ऑल ओवर इंडिया के लिए रख सके। ये सिर्फ मुंबई बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, हालांकि हम मुंबई से है, लेकिन ये जो सारे स्कीम्स है इसके जो प्रोसीजर है वो सारे स्टेट में एक ही प्रकार के प्रोसीजर्स है। प्रोसीजर अलग नहीं है, प्रोसेस अलग नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें अलग हो सकती है आपके आपके स्टेट के हिसाब से, पर हम कोशिश करेंगे कि हम ये इंफॉर्मेशन काफ़ी जेनेरिक आप सबके लिए रख सकें। पहला शुरू करती हूँ मैं एजुकेशन को लेकर। अगर हमारे ऑडियंस में पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो आप स्कूल को लेकर काफ़ी चिंता में हो गए कि किस प्रकार का सपोर्टिव स्कूल उसके लिए होना चाहिए, उसे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। और अगर आप में से बहुत से लोग हैदराबाद से हो गए, तो मैं बताना चाहूँगी कि मुंबई में भी और महाराष्ट्र में भी हम सेम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कि स्कूल को लेकर एडमिशन्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्कूल्स को अवेयरनेस नहीं होता कि आपके बच्चे को डिसेबिलिटी है तो बस अभी हम एडमिशन नहीं देंगे, हमारा स्कूल आपके बच्चों के लिए सही नहीं होगा। तो ये सब हमें भी सुनने मिलता है, और पेरेंट्स हमें ये बोलते हैं कि हम किसको फ़ोन करें, किससे हेल्प मांगे जहाँ से हमारे बच्चे को एडमिशन मिल जाए। एडमिशन मिलने के बाद उसे वही सम्मान और रिस्पेक्ट मिले जो बाकी बच्चों को स्कूल्स में मिलता है। स्कूल जाता तो है पर बस खिड़की के पास बैठा रहता है और उसको वो लोग टीचर्स उसको पार्टिसिपेशन करने का मौका नहीं देती। तो ये सारे सवालों के जवाब होपफुली हम आपको आज इस एजुकेशन के भाग में दे सकें। अगर मैं रीड करूँ तो यहाँ पे हमने लिखा है कि वन डे ऑल स्कूल्स विल बिकम इंक्लूसिव। हम आशा करते हैं कि एक दिन हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे सारे स्कूल्स हमारे बच्चों को एडमिशन दे और सारे स्कूल इंक्लूसिव हो जाए। ऐसा ना हो कि बस ये 2-3 स्कूल्स है जो इंक्लूसिव है ये शहर में, बस वही स्कूल है जो इंक्लूसिव है हमारे बच्चों को लेता है। पर हम आशा करते हैं कि जितना अवेयरनेस हम क्रिएट करें, जितना पेरेंट्स का फीडबैक गवर्नमेंट को मिले, तो सारे स्कूल्स एक दिन इंक्लूसिव हो सके और हमें अपने बच्चे को सपोर्ट मिल सके। हम सबसे ज़रूरी जब एजुकेशन की बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन के एक्ट के बारे में सही जानकारी अक्सर नहीं होती। राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में हमें मोटा मोटा पता है कि 25% रिजर्वेशन होता है सीट्स का, पर इसके अलावा भी राइट टू एजुकेशन बहुत कुछ कहता है, और वो ये कहता है कि सारे बच्चे की अपनी खुद की एक क्षमता होती है, खुद की एक स्ट्रेंथ होती है जिसके मुताबिक वो आगे पढ़ सकता है और आगे बढ़ सकता है। आपके बच्चे को हर प्रकार की शिक्षा, चाहे वो स्कूल में शिक्षा हो, घर में अगर आप पढ़ा रहे हो, तो हर तरह की शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्कूल भेजना है और स्कूल भेज के वो कुछ भी ना सीखे तो कोई मतलब नहीं है। पर वो जहाँ पे भी पढ़ता है, छोटे से स्कूल में, छोटे से प्ले ग्रुप में या घर में भी पढ़ता है, तो उसको उसकी शिक्षा को आपको बढ़ावा देना है, उसे प्रोडक्टिव, उसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और सपोर्ट देना है। तीसरा, इसके बारे में पेरेंट्स को अक्सर नहीं पता होता कि बच्चों को रेगुलर स्कूलिंग के अलावा भी एक सपोर्ट मिलता है, एक स्किल्स, उनके हुनर पे उन्हें बढ़ावा दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर मेरा बच्चा डांस अच्छा करता है तो मैं डांस को भी आगे बढ़ाऊंगी। अगर वो बच्चा कारपेंट्री में अच्छा है तो मैं उसकी उस कला को आगे बढ़ावा दूंगी। तो ये सारी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो राइट टू एजुकेशन में आती है, और आपको ये समझना है कि आपके बच्चे के लिए हर प्रकार की शिक्षा बहुत ज़रूरी है और आप उसे सपोर्ट करें। एडमिशन के लेकर स्कूल्स कैसे, ये एक्ट कैसे आपको सपोर्ट करता है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट सभी स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल है। 25% रिजर्वेशन तो है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरा स्कूल सिर्फ बीएमसी या गवर्नमेंट स्कूल है तो ही मैं आरटीई फॉलो करूँ, ऐसा नहीं। ये सारे स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्कूल्स हो आपके शहरों में, चाहे वो स्पेशल स्कूल्स हो आपके शहरों में,
या आपके बच्चे की कॉलेज एडमिशन भी होगा तो भी आपके बच्चे को 10वीं के बाद वो कॉलेज जा सकता है और उसी प्रकार का कंसेशंस ले सकता है जो वो स्कूल में लिया करता। अब एजुकेशन जो कॉलेज एडमिशन्स होता है अब 3% से बढ़कर 5% हो गया है। तो अगर आपका बच्चा अगर 10th में है, कोई भी ऑडियंस में से कोई बच्चा अगर किसका 10th में है तो डेफिनेटली वो कॉलेज जा सकता है और उसका डिसेबिलिटी के हिसाब से रिजर्वेशन जो सीट की है कॉलेज में वो 3 से 5% बढ़ चुकी है। क्लासरूम में सपोर्ट कैसा मिले तो इसको ध्यान में रखिए। आप ये अपने रिसोर्स में भी ऐड कर सकते हैं अंबिका जी नई दिशा में कि सर्व शिक्षा अभियान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सर्व शिक्षा अभियान हर स्टेट में मौजूद है और सर्व शिक्षा अभियान से जब हमें ये मदद मिलती है कि हम डायरेक्टली जो रीजनल डायरेक्टर है उनसे कांटेक्ट करते हैं। वो भी आपको सपोर्ट करेंगे कि आपके स्टेट में कौन है जो आपको कौन रीजनल डायरेक्टर है जो आपको मदद कर सकता है, या हैदराबाद स्टेट में कौन हो सकता है या दूसरे स्टेट में कौन हो सकता है। महाराष्ट्र के लिए हम अक्सर मिस्टर अजय काकड़े को कांटेक्ट करते हैं। तो मिस्टर अजय काकड़े जो है वो रीजनल डायरेक्टर है, वो सर्व शिक्षा अभियान स्टेट इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम करते हैं और काफ़ी पेरेंट्स को उनके हक दिलाने में, स्कूल में एडमिशन दिलाने से लेकर एडमिशन सस्टेन रह सके, बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, उस पर बहुत अच्छे से मदद करते हैं पेरेंट्स को। जैसे मैंने कहा ऐसे सर्व शिक्षा अभियान हर स्टेट में मौजूद है, आपके स्टेट में भी होगा। सर्व शिक्षा अभियान सिर्फ पेरेंट्स या बच्चों के लिए नहीं है, ये स्कूल भी इसकी सुविधाएं ले सकती है। अगर स्कूल को लगता है कि मेरे पास उतनी टीचर्स नहीं है जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को पढ़ा सके तो सर्व शिक्षा अभियान उन्हें भी मदद देता है। सर्व शिक्षा अभियान पेरेंट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं जिसके माध्यम से आप अजय काकड़े सर से जुड़े रह सकते हैं। स्कूल और होम विजिट भी सर्व शिक्षा अभियान करता है ताकि आपको इक्वली सपोर्ट मिल सके। सिर्फ स्कूल विजिट ही नहीं होता, इनके टीम की तरफ से आपके घरों में भी विजिट किया जाता है कि घर में बच्चे को कैसी मदद मिल रही है शिक्षा को लेकर। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि जैसे मैंने कहा कि एजुकेशनल सपोर्ट में 2 मुख्य सपोर्ट है। अगर आपको लगता है, हो सकता है कि बहुत से बच्चे जिन्हें सीवियर डिसेबिलिटीज हो सकती है, जो शायद 60 बच्चों के बीच में बैठ के पढ़ाई ना कर सके, तो आप ये समझिए कि आपके बच्चे को वन ऑन वन की अटेंशन की ज़रूरत है। तो उसे आप एक छोटे से स्कूल में भेजिए या घर से भी उसे उसकी 10वीं या पढ़ाई करवा सकते हैं। ये 2 माध्यम से, एक तो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से भी आपका बच्चा 10th कर सकता है। ये बाकी बोर्ड्स की तरह है, जैसे स्टेट बोर्ड होता है, HSC बोर्ड होता है, वैसे ये भी एक बोर्ड है NIOS। प्री वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि अगर आपका बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, म्यूजिक में, डांस में, स्पोर्ट्स में, कुकिंग में, कई प्रकार की वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स आ रहे हैं और आई एम श्योर नई दिशा में रिसोर्सेज काफ़ी आप लोग अपडेट करते हो अंबिका जी अपने रिसोर्स लिस्ट में। तो आप इनकी वेबसाइट से भी ये रिसोर्सेज ले सकते हो कि आपके शहरों में कौन से वोकेशनल ट्रेनिंग्स या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या लाइफ स्किल ट्रेनिंग क्लासेस या रिसोर्सेज हो सकते हैं, और उम्मीद भी आपको इसमें हेल्प कर सकता है। ये पिक्चर्स अपने आप में बहुत कुछ दर्शा देता है कि किस प्रकार की वोकेशनल ट्रेनिंग होते हैं जो आपका बच्चा आपकी उसके हुनर के हिसाब से कर सकता है। और ये था एजुकेशन पार्ट। एक और पार्ट जो मैं बोलना चाहूँगी कि हम कंसेशंस के बारे में बात करते हैं, एग्ज़ाम कंसेशंस। तो हर स्कूल में बच्चे को एग्ज़ाम कंसेशंस मिलता है। एग्ज़ाम कंसेशंस का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जो हमें लगता है कि हर बच्चे के लिए अलग अलग कंसेशंस अवेलेबल है। एग्ज़ाम कंसेशन मतलब कि 10वीं में जो उसे कंसेशन मिलना चाहिए परीक्षा में, वो कंसेशन कुछ बच्चों के लिए अलग दिखते हैं। तो हम वो डॉक्यूमेंट जो है आपको PPT के साथ शेयर करेंगे अंबिका, हम आपको भी शेयर कर देंगे। तो पेरेंट्स के साथ आप डेफिनेटली बाद में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये आज के वेबिनार में वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाता, तो वो हम आपको बाद में शेयर कर देंगे। तो अब हम आगे हेल्थ के ऊपर। जैसे हमने पहले बात किया कि एजुकेशन के क्षेत्र में कौन लोग हैं जो आपकी मदद कर सकता है, कौन सपोर्ट कर सकता है, उसी प्रकार से हेल्थ को लेकर हम बात करेंगे। और हेल्थ जब मैं कहती हूँ तो हेल्थ यानी कि आपके बच्चों की थेरेपी सेशंस का खर्चा, आपके बच्चों के कोई भी मेडिकल या दवाइयों का खर्चा,
या जो दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे को कौन देखेगा, तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट आपको याद है, मैंने आपको 3 एक्ट के बारे में बताया था, नेशनल ट्रस्ट एक्ट और आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो मैंने राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बता दिया, मैंने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में भी बता दिया। अब कौन सा एक्ट बचा है? नेशनल ट्रस्ट एक्ट। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंदर ये 2 मुख्य स्कीम्स है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। यूँ तो बहुत सारे हैं, पर आज ये मेडिकल एक्सपेंस और लीगल सपोर्ट कैसे मिलते हैं वो आपको अभी मेरी कॉलीग विधि शाह यहाँ से कंटिन्यू करेगी। विधि, ओवर टू यू। Aditi, यस। wasn't responding, yeah. So thank you Aditi कि आपने जो पहला पार्ट था वो अच्छे से बताया कि लॉस क्या है और हम सर्टिफिकेट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा सेकंड पार्ट है, जैसे अदिति अभी बता रही थी, उसमें हम बहुत सारे कंसेशंस एंड प्रोविजंस बताते हैं। तो जब हम ये प्रोविजंस की बात करते हैं, तो जैसे अदिति ने बताया था, हम डेफिनेटली एक पॉइंट पे आता है जहाँ पे हम सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब आगे बढ़ते हुए हम हेल्थ एंड लीगल सपोर्ट, स्वास्थ्य और लीगल सहायता के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, 3 एक्ट है, उसमें से अभी हम नेशनल ट्रस्ट एक्ट के बारे में बात करेंगे। उसी के अंदर ये एक्ट के थ्रू हमें 2 स्कीम्स मिलती है। ये जो 2 स्कीम्स, ये जो पूरी एक्ट है नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ये काफी खुद में ही ये काफी अलग है, क्योंकि अक्सर जो एक्ट्स होते हैं उसमें ये कहा जाता है कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सहायता है और आप नहीं किया तो क्या करेंगे। पर ये जो एक्ट है उसमें एक्चुअली हमारे बच्चों के लिए और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए स्कीम्स बनाई गई है, जो अभी फिलहाल प्रेजेंट स्टेट में इस्तेमाल की जाती है। तो 2 स्कीम्स है। हम पहले निरामया हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। तो निरामया हेल्थ इंश्योरेंस ये जो स्कीम है, इसमें सिर्फ 4 प्रकार की जो डिसेबिलिटीज है उनको ये हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। अगर कोई बच्चा या व्यक्ति जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पॉल्सी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज, अगर ये 4 में से कोई डिसेबिलिटी है तो वो व्यक्ति या बच्चा ये स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि ऑटिज्म के साथ सेरिब्रल पॉल्सी या इंटेलेक्चुअल के डिसेबिलिटी के साथ सीसी, ऐसा। और अगर कोई बच्चे को अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है पर साथ ही में उनको ऑटिज्म भी है, तो भी वो बच्चा ये स्कीम ले सकता है, क्योंकि ये 4 डिसेबिलिटी में से एक डिसेबिलिटी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जो स्कीम है वो सालाना 1 लाख रुपए की है। ये 1 लाख रुपए को हमारी सरकार ने कुछ भाग में डिवाइड किया है। तो पहला है कि हॉस्पिटलाइजेशन। अब हॉस्पिटलाइजेशन, जब भी अगर हमें कोई करेक्टिव सर्जरी करनी हो या अगर हमें कोई ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तो वो हॉस्पिटलाइजेशन में कवर होता है। दूसरा बड़ा भाग आता है वो है ओपीडी ट्रीटमेंट। तो अगर हम कोई डॉक्टर को मिले या अगर हम कोई थेरेपी, हम कोई अपॉइंटमेंट हमने लिया या बच्चे को बुखार आ गया और हम कोई डॉक्टर के पास गए, तो ये सब ओपीडी ट्रीटमेंट्स में आ जाता है। और तीसरा बड़ा जो भाग है वो है थेरेपी, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चों के लिए थेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो स्पीच थेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो सकती है, फिजियोथेरेपी है, या कुछ लोग बिहेवियर थेरेपी भी लेते हैं। तो ये सारी जो थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए उसे भी इसमें शामिल किया गया है। और कुछ दूसरे चीज है, जैसे अगर हमें कहा गया है बच्चों के लिए कि आप सीटी स्कैन करवा दीजिए, एमआरआई करवाइए, ऐसी कोई टेस्ट है या ब्लड टेस्ट है, एक्सरे करवाने हैं, तो उसके लिए भी इसमें पैसे हमें रीइंबर्स करके मिलते हैं। अगर हम कहते हैं कि बच्चे को हमने सिर्फ साल में एक बार डेंटिस्ट के पास लेके गए और हमने उसका बस डेंटल चेकअप करवा दिया, या अगर उसको कुछ दांत में दिक्कत थी तो वो हमने उसे ठीक करवाई, तो उसके लिए भी कुछ अमाउंट यहाँ पे फिक्स किया गया है। और साथ ही में अंत में एक 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि अक्सर कुछ बच्चे हैं जो दवाइयाँ लेते हैं,
तो वो दवाइयों के पैसे भी उन्हें मिलते हैं। कुछ लोग एलोपैथी दवाइयाँ लेते हैं, कुछ लोग होम्योपैथी लेंगे, तो ये सारी जो दवाइयाँ है उसका पैसा भी रीइम्बर्स होगा। और लास्ट में अगर आपको कोई भी काम के लिए ट्रैवल करना पड़े, अगर आप थेरेपी के लिए ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपने हॉस्पिटल में कभी बच्चा रहा है और आप करेक्टिव सर्जरी के लिए गए हो और वहां पे अगर आपको ट्रैवल करना पड़े, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी इसमें कवर होता है बच्चे का। तो ये साल का 1 लाख रुपए की पॉलिसी है। और अगर आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से गए हो और अगर आपको कोई प्रेस्क्रिप्शन आपको वहां पे दिया हो दवाई के लिए, तो भी आपको वो रीइम्बर्स करके मिलेगा। अगर कोई बच्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में है, एडमिट हुआ था सर्जरी के लिए या दूसरे कोई ऑप्शंस के लिए जो यहाँ पे हमें बताए गए हैं, तो उसके पैसे उन्हें रीइम्बर्स करके मिलेंगे। जैसे अब हम जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है हेल्थ कार्ड। तो अगर कोई बच्चा या फैमिली जिसे ये पॉलिसी लेनी हो, तो अगर हम मुंबई में होते हैं तो हम यूजुअली उन्हें कहते हैं कि वो सोपान में जा सकते हैं या वो जय वकील में जा सकते हैं अगर उन्हें नया कार्ड लेना हो तो। और वैसे ही हर स्टेट में, हर रीजन में एक आरओ होता है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जानकारी आपको नेशनल ट्रस्ट के वेबसाइट में मिल जाएगी। तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके स्टेट में वो कौन से रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इसमें मदद कर सकते हैं। और अगर आप एक बार ये पॉलिसी लेते हो, कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी खुद के लिए अगर लेना चाहे या कोई बच्चे के लिए पेरेंट्स या केयर गिवर्स लेना चाहे, तो उन्हें ऐसा एक पेपर मिलेगा जिसमें निरामया हेल्थ कार्ड लिखा रहेगा, बच्चे का फोटो, जानकारी, हेल्थ कार्ड नंबर, ये सारी जो जानकारी है और मेन इम्पोर्टेंट कब से कब तक वो वैलिड है ये लिखा रहेगा। तो आपको ये आपका पॉलिसी पेपर जैसे हमारे लिए होता है वो बन के आएगा। तो अगर कोई फैमिली है या कोई व्यक्ति है जिसे ये हेल्थ कार्ड लेना है, ये स्कीम इस्तेमाल करनी है, तो उन्हें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो उन्हें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा, उन्हें बैंक अकाउंट चाहिए रहेगा पर्सन विद डिसेबिलिटी के नाम पे। तो अगर कोई बच्चा है जिसके लिए हम ये ले रहे हैं, तो क्योंकि वो छोटा है तो वो जॉइंट अकाउंट बनेगा। और क्योंकि वो जॉइंट अकाउंट जो है वो पेरेंट्स वो पेरेंट्स के नाम पे साथ में बनेगा। एंड हेलो अदिति, आवाज आ रही है? No, we can hear you. We can hear you. We can hear you, Vidhi. Yeah. Vidhi, we can hear you. Okay, now are you able to hear me? We can hear you. We can hear you. Right from the beginning, we can hear you. Okay. Maybe my video stopped, so I thought of us. No, continue. ओके, तो अगर किसी को ये स्कीम लेनी हो तो उन्हें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, व्यक्ति या बच्चे का। साथ ही में अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपके पेरेंट के नाम के साथ वो एक जॉइंट अकाउंट बन सकता है, और बच्चे के नाम के ऊपर ये बैंक अकाउंट होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी प्रकार की बैंक में आप इसे कर सकते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा कि आप कोई नेशनलाइज्ड बैंक में प्रेफर करें। आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा, अगर बच्चे के नाम पे कोई राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चाहिए रहेंगे। और जो बच्चे का या व्यक्ति का रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है अगर आपको पहली बार आपको ये स्कीम लेनी हो तो। और ये स्कीम लेने के लिए सालाना 500 रुपीज, 500 रुपए का प्रीमियम है। जब आप पहली बार लेंगे तो 500 रुपए, और अगर आप उसको दूसरे साल कंटिन्यू करते हैं तो आपको रिन्यू करने के लिए 250 रुपीज भरने होंगे। अब आते हैं दूसरे पार्ट की ओर, जो है निरामया क्लेम। अगर कोई पेरेंट्स है या केयर गिवर्स है, इन्होंने ये ले लिया है निरामया का, उनका ये कार्ड भी बन के आ गया है और उन्होंने खर्चे भी किए हैं, उनके हुए हैं, तो वो क्लेम कैसे करें? तो आपको ये जो क्लेम फॉर्म है वो आपको निरामया के वेबसाइट पे मिल जाएगा। वो काफी सिंपल फॉर्म है, आपको वो फॉर्म भरना होगा और फॉर्म के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो साथ में देने होंगे, जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का जेरोक्स,
हेल्थ कार्ड या पॉलिसी पेपर जो हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया था वो, उसका आपको जेरोक्स देना है। बैंक पासबुक का जो फर्स्ट पेज आता है जहाँ पे बच्चे का सब डिटेल होती है, अकाउंट नंबर, नेम, वो फोटो, वो आपको जेरोक्स देना है और ओरिजिनल बिल्स आपको अटैच करने हैं। साथ ही में अगर आपको किसी बच्चे का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है कोई भी रीजन के वजह से, तो आपको वो डिस्चार्ज पेपर्स भी आपको अटैच करने होंगे। साथ ही में आपको ये आपके जो अथॉराइज्ड सेंटर्स है, जो क्लेम सेंटर्स है, आपको वहां पे भेजना होगा। और इसी के साथ आपको, अगर आप मान लीजिए आपने 10 बिल अटैच किए हैं, साथ में आपने ये दूसरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए, तो आपको एक बंच बनेगा। आप ये बंच का जेरोक्स कॉपी बनाइए और एक आपके पास रख दीजिए रेफरेंस के लिए, कि अगर बाई चांस आपका कहीं प्रोसेस अटक जाता है, क्लेम प्रोसेस, तो आप उसे वही वहां पे जाके आप उसे पूछ सकते हैं कि आपको आगे कहाँ आप अटके हैं, तो वो वहां से आप ट्रैक कर पाओगे। अब हम बात करेंगे कानूनी देखभाल करता। जैसे अदिति ने बताया था कि अक्सर पेरेंट्स को ये क्वेश्चन होता है, और जब हम एज अ प्रोफेशनल भी काम करते हैं हमें कई बार पूछा जाता है कि हमारे बाद क्या, अ, हम किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, हमारे बाद हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो आप इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कानूनी देखभाल करता कौन होता है, ये जरूरी क्यों है? तो ये जरूरी इसके लिए है कि जब तक बच्चा 18 साल का होता है, तो तब तक आप अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली डिसीजंस लेंगे। आप देखेंगे कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आप उन्हें समझाएंगे, आप उनकी तरफ से आपको डिसीजंस ले सकते हैं। पर जैसे ही बच्चा 18 साल के ऊपर हो जाएगा, तो हमारे इंडिया में ये उनके लीगल हक है कि वो अपने डिसीजन खुद ले। पर हमें पता है कि हमारे बच्चों को खुद के लिए डिसीजन लेने के लिए, या क्या सही है क्या गलत है, ये समझने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। वो उन्हें कई बार ऐसा होता है कि उन्हें वो सपोर्ट चाहिए रहता है। तो इस कारण में अगर हम उनके लीगल गार्डियन बन जाते हैं, पेरेंट्स या जो सिबलिंग्स है वो अगर उनके लीगल गार्डियन बनते हैं, तो वो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो सिर्फ जब बच्चा 18 साल की उम्र पूरा करता है तभी ही ये स्टार्ट होगा, जब वो अडल्ट बन जाते हैं। अब बच्चे से जुड़े हुए लोग कौन है जो लीगल गार्डियन बन सकते हैं या कानूनी पालक बन सकते हैं? तो बच्चे की माँ, बच्चे के पिता और बच्चे के भाई बहन। अगर जब तक बच्चे के या जो यंग अडल्ट है उनके जो माता पिता जिंदा है, तब तक वही बनेंगे लीगल गार्डियन, कानूनी देखभाल करता। और अगर उनके बाद कोई बनेगा तो वो उनके भाई बहन होंगे। सबसे जरूरी बात ये होती है कि आप जब आपका बच्चा छोटा हो, या जब आपको लगता है कि 10-12 साल का हो गया है, या अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके परिवार में बात करना चाहिए, तो आप अपने जो भरोसे के लोग हैं, वो आपके केयर गिवर्स जो है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके जो दूसरे बच्चे होते हैं, अगर आपके जो बच्चे हैं जिससे डिसेबिलिटी है, उनसे अगर कोई बड़े बच्चे हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। आप अपने भाई बहन से बात कर सकते हो कि अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो क्या आप लीगल गार्डियन बनेंगे। आप समझा सकते हो उन्हें। तो अगर आप ये अभी से बात करके रखेंगे, तो जब नेक्स्ट टाइम या जब एक्चुअल में आपको जरूरत पड़ेगी, तो कुछ चीजें आपके लिए पहले से रेडी रहेंगी। अब आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की ओर, जो है यात्रा में कंसेशन या यात्रा में रियायत। तो हम 3 ट्रैवल कंसेशन के बारे में बात करेंगे: रेलवे ट्रैवल, बस ट्रैवल एंड एयर ट्रैवल। तो जब हम बस और रेलवे के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर पेरेंट्स हमें ये कहते हैं कि हमें यहाँ से वहां जाना पड़ता है, पहले हॉस्पिटल में जाओ, फिर हमें स्टेशन जाना पड़ता है, या बस के लिए हम ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ जाए। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे, पर वो बात करने से पहले हमें एक दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अदिति ने बताया था कि हमें अभी 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ये नया कानून आया है, पर हमारे जो रेलवे और बस के कुछ कुछ गाइडलाइंस है वो अभी भी पुराने एक्ट की तरह ही, जो 95 का एक्ट
था उसी के हिसाब से चलते हैं। तो वो कुछ काम ऐसे हैं जो 2016 के एक्ट के अनुसार करते हैं, पर कुछ काम ऐसे हैं जो अभी भी पुराने जो एक्ट है उसके हिसाब से करते हैं। जैसे अगर अभी भी हम कहीं बस में जाएंगे तो वहां पे लिखा जाता है कि बच्चे को एमआर है, मेंटल रिटार्डेशन है, जबकि अभी उन्हें वहां पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लिखना चाहिए। या अभी भी अगर हम कहें कि बच्चे को ऑटिज्म है तो वो सीधा यही कहते हैं कि हाँ तो आप वहां पे है ना एमआर लिख लीजिए, आप मेंटल रिटार्डेशन का सर्टिफिकेट लीजिए और आप इस्तेमाल करिए। पर वो बच्चे को ऑटिज्म लिख के नहीं देते, क्योंकि वो कुछ पुराने एक्ट के हिसाब से वो चल रहे हैं। उन्हें पता है कि अभी नया कानून है तो ऑटिज्म के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, पर उन्हें भी क्योंकि ऊपर से जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स है वो पास नहीं हुए हैं, तो वो पेरेंट्स को कहते हैं आप एक काम करिए, आप मेंटल रिटार्डेशन का सर्टिफिकेट ले लीजिए, देखो आपको कंसेशन तो मिल ही रहा है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें थोड़ी ध्यान में रखनी होगी। वो लोग भी बदलाव कर रहे हैं बट वो स्पीड काफी स्लो है। तो हम रेलवे ट्रैवल और बस ट्रैवल से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों ही जो ट्रैवल कंसेशन है इसमें जो हमें रियायती मिलती है उसमें कुछ बातें हैं जो कॉमन है। जैसे आपको ये दोनों ही कंसेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा। आपको पहला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा और दूसरा रेल ट्रैवल कंसेशन। जैसे आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक फॉर्म देख रहे हो, आपको वैसा लगेगा। और जब भी आप बस के में भी बात करते हो तो बस में भी आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, अगर आप उसे आप आपके एरिया के सबसे बड़े डेपो में लेके जाओ तो आपको एक बस का कंसेशन कार्ड मिलता है। तो आपको ये दो बनाना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया कि आपने रेलवे का फॉर्म बना लिया, रेलवे का सर्टिफिकेट बना लिया और बस का सर्टिफिकेट बना लिया। अब आते हैं कि अगर कोई बच्चा, उसे क्या कंसेशन मिलेगा, तो उसे कंसेशन ये मिलेगा कि बच्चे के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के ऊपर जितने प्रतिशत डिसेबिलिटी लिखी गई है उस हिसाब से उन्हें पैसों में रियायत मिलेगी। तो अगर किसी को 80% डिसेबिलिटी है तो उन्हें थोड़ा ज्यादा पैसों में कंसेशन मिलेगा बस पास या रेलवे पास जो होता है उसमें। और अगर किसी उसमें ये भी कहा जाता है कि क्या ये बच्चा अकेला ट्रैवल कर सकता है, क्या ये व्यक्ति अकेला ट्रैवल कर सकता है। अगर वहां पे नहीं ऐसा लिखा हुआ आता है तो उनको एक एस्कॉर्ट मिलता है या एक केयर गिवर साथ में मिलता है। तो अगर कोई बच्चा है जो अकेला नहीं जा पाएगा या कोई व्यक्ति है जो अकेला नहीं जा पाएगा तो उनके माता पिता या उनके केयर गिवर को भी कंसेशन मिलेगा, उन्हें भी पैसों में थोड़ा रियायत मिलेगा और वो भी उन्हें साथ में अकम्पनी कर सकते हैं। और अब आते हैं एयर ट्रैवल या तो हम जो हवाई यात्रा कहते हैं। इसमें एक बात बहुत क्लियर कर दे कि इसमें हमें पैसों से कोई भी कंसेशन या रियायत नहीं मिलती है। पर अगर हम कोई एयरपोर्ट में जाए तो उन्हें वहां पे असिस्टेंस मिलता है, उन्हें कंसेशन नहीं, उन्हें मदद मिलती है। तो वो मदद कैसे क्या होती है, वो एक है कि अगर उन्हें किसी को व्हील चेयर चाहिए, किसी को वॉकर चाहिए, तो वो उनको मदद वो एयरपोर्ट पे होता है, वो उन्हें कंसेशन मिलेगा। और दूसरा है कि अगर उन्हें असिस्टेंस चाहिए, अगर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें रेल व्हील चेयर की जरूरत नहीं है, बस चलने के टाइम पे थोड़ी मदद की जरूरत है, तो तभी उन्हें वो असिस्टेंस भी मिलेगा। और दूसरा कि आप एक बार एयरपोर्ट में घुसो और अगर आप कहो कि मुझे असिस्टेंस चाहिए, वहां से लेके जब तक आप प्लेन में बैठे, प्लेन से वापस उतर के जब तक आप दूसरे एयरपोर्ट से बाहर ना निकल जाए, तो आपको एक एस्कॉर्ट पर्सन भी साथ में मिलता है। जो हम आपको रेलवे सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे थे तो वो कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे व्यक्ति या बच्चे का फोटो आता है, नाम आता है, जेंडर, और इम्पोर्टेंटली कौन सी हॉस्पिटल है जिसने सर्टिफिकेट बनाया है, कौन से डॉक्टर ने उन्हें एग्जामिन किया है या उनकी जांच पड़ताल की है। और सबसे नीचे लिखा होता है कि यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट है वो कितने समय तक वैलिड है, एग्जैक्ट डेट दिया जाता है। पहले अक्सर ऐसा होता था कि वो सिर्फ साल लिख देते थे तो हमें समझ नहीं आता था कि ये खत्म कब हो रहा है, बट अभी एग्जैक्ट डेट दिया गया है।
अगर कोई व्यक्ति या बच्चे को अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है, सुनाई देने में दिक्कत है या चलने में दिक्कत है, तो उनके लिए भी कुछ एड्स एंड अप्लायंसेस हमें जरूरत होती है। तो अगर कुछ पेरेंट्स है जो कहते हैं कि शायद हमें व्हील चेयर की जरूरत है या हमें हियरिंग एड की जरूरत है, तो ये स्कीम उन्हें ये वो लेने में मदद करती है। तो एडिप स्कीम जो है वो कुछ इस तरह है कि अगर आप अगर 15,000 रुपए तक एक महीने में कमाते हो, तो आपका जो और अगर आपको ये चाहिए और अगर आपको चाहिए कि आपको वॉकर की जरूरत है या आपको व्हील चेयर की जरूरत है या कान के मशीन की जरूरत है, तो उसका पूरा पैसा आपको सरकार देगी, आपको देने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप 15,000 से 20,000 रुपए तक अगर आप एक महीने में कमाते हो, तो आप 50% पैसा देंगे और जो सरकार है, जो ये जो स्कीम है, वो बाकी के 50% पैसे डालेंगी। तो अगर मान लीजिए हमें कोई वॉकर है जो अगर हमें 10,000 रुपए में मिल रहा है, तो आपको 5,000 डालना होगा और सरकार बाकी का 5,000 डालेगी। अदिति, आपकी स्क्रीन आगे जा रही है? और तो ये एडिक्ट स्कीम चलती कैसे है या इसे हम कोई इस्तेमाल कैसे करें? तो ऐसे कुछ एनजीओ भी होते हैं जो एडिक्ट स्कीम जिन्होंने अडेप्ट की है सरकार से, तो वो भी आपको मदद कर सकते हैं। या जैसे हमारे यहाँ मुंबई में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, जिसे हम AIRPMR कहते हैं, ये हाजी अली महालक्ष्मी में है। और वहां पे लोगों को काफी व्हील चेयर, वॉकर, वॉकिंग स्टिक्स और क्रचेस ये सब मिलता है। तो वैसे आपको आपके एरिया में भी देखना होगा, तो आप एक बार कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूछ सकते हैं। अब आते हैं इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, आयकर में छूट। अक्सर ये पेरेंट्स हमें सुनने मिलता है कि हम हमारे बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा खर्चे करते हैं, फिर चाहे वो दवाई हो, थेरेपी हो, ऑपरेशन हो, या इतने सारे डॉक्टर्स को बताना कि हमारे बच्चे को क्या दिक्कत है, हम कैसे आगे बढ़े। तो इन सब चीजों में हमारा बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो ये सारी बातों का जो सरकार ने भी सुना इसे, और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या जो केयर गिवर्स होते हैं, उनके लिए ये मदद के लिए ये कुछ सेक्शंस है जो उन्होंने इनकम टैक्स में लाए हैं। तो अगर आप माता पिता या अगर आप कोई देखभाल करता हो और आप जिनका आप ध्यान रखते हो, कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी का, तो आप 80DD आप ये सेक्शन इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी खुद हो, आप कमाते हो, तो आप 80U आप ये सेक्शन यूज करेंगे। ये सेक्शन जब आप यूज करेंगे, जो भी आपके लिए लागू होता है, तो आपको पैसों में थोड़ी छूट मिलेगी। जो आप आपका इनकम टैक्स भरते हो, आपको थोड़ा कम भरना पड़ेगा। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो जैसे हमने कहा था कि आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि आपके बच्चे को या आपको कितनी परसेंटेज की डिसेबिलिटी है। तो अगर मान लीजिए आपके बच्चे के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में लिखा है कि उसे 50% डिसेबिलिटी है, 50% डिसेबिलिटी है, तो आपको यहाँ पे 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। और अगर आपके बच्चे को या आपको 80% से ज्यादा, अगर 85% डिसेबिलिटी है, तो आपको 1,25,000 रुपीज का आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। और वैसे ही सेम ही होता है, बस आपके सेक्शंस अलग होते हैं। ये फॉर्म है जो आपको भरना होगा। इसमें वापस जो बेसिक जानकारी हमें डालनी होगी, जैसे बच्चे का नाम, उम्र, डायग्नोसिस, वो कौन से डॉक्टर है जिन्होंने आपके बच्चे को ये डायग्नोसिस दिया है, कहाँ ट्रीटमेंट चालू होती है, वो डॉक्टर का साइन, और फिर आप इसे आपके क्लेम के साथ डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ वेबसाइट का जो लिस्ट है वो स्क्रीन में लिखा है।
आप चाहो तो आप इसके ऊपर ज्यादा पढ़ सकते हो। हम अक्सर ये पेरेंट्स को कहते हैं कि जब भी आप इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे हो तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, आपके सीए रहेंगे या आपके अकाउंटेंट रहेंगे, तो आप उनसे एक बार बात करिए, क्योंकि आपको और उनको आपके इन्वेस्टमेंट्स एंड उसके बारे में ज्यादा पता रहेगा, तो वो आपको और अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। इसी के साथ हमारा आज का वर्कशॉप खत्म होता है। और हम आगे भविष्य में अभी 2 वर्कशॉप करने का सोच रहे हैं। पहला है कि जैसे अदिति ने बताया था कि ऑनलाइन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन और उसका जो प्रोसेस होता है उसके बारे में, जहाँ पे हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, वो बताते हैं। और दूसरा जो है वो है लीगल गार्डियनशिप के ऊपर। जो अभी हमने आपको बताया वो काफी ब्रीफ में था, सिर्फ ये बताया कि आपको कब चालू करना है, कौन बन सकता है, पर ये प्रोसेस में भी काफी डिटेल्स है जो हम आगे करने का सोच रहे हैं। Super, thank you so much. अभी we can take a few questions. Actually, मैंने भी थोड़े questions मैंने लिखे हुए हैं. केशव, हम एक फीडबैक फॉर्म शेयर कर सकते हैं जब तो एक 5 मिनट ब्रेक लेते हैं जहां हमें थोड़ी फीडबैक चाहिए आपसे. तो केशव अभी शेयर करेंगे फीडबैक फॉर्म, वो प्लीज भर दीजिएगा. और आपके सवाल हो तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिएगा. तो मेरे थोड़े कुछ सवाल हैं अदिति. इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, ओनली बिकॉज इन सब सारी चीजों को हम फ्रैगमेंट्स में इनके बारे में सुनते हैं, लेकिन टू पुट इट ऑल टुगेदर बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा है, स्पेशली यूडीआईडी के बारे में. तो एक कॉमन सवाल जो बार बार हमारे पेरेंट कम्युनिटी में इट कम्स अप इज यूडीआईडी और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है. क्योंकि अगर मेरे पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो फिर मुझे यूडीआईडी की जरूरत है, या मेरे पास सिर्फ यूडीआईडी हो तो मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी करानी है कि नहीं. विधि, ये क्वेश्चन मैं ले सकती हूँ कि आप लेना चाहोगे? आप ले सकते हैं. ओके, सो दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन अंबिका. और मैं ये बोलना चाहूंगी साथ साथ कि दोनों बहुत कंपलसरी है. तो आप एक सर्टिफिकेट बनाया, यूडीआईडी कार्ड नहीं बनाओगे तो नहीं होगा ऐसा. So one parent has to have 2 सर्टिफिकेट भी चाहिए और साथ ही साथ यूडीआईडी कार्ड भी चाहिए. तो ऐसा है कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगी. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट है, अगर मैंने कोई पुराना सर्टिफिकेट बनाया था 2 साल पहले, 5 साल पहले, तो अब मुझे यूडीआई अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू तो करना ही होगा, साथ ही साथ यूडीआईडी कार्ड के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा. वो 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है. तो जब आप वो सबमिट करते हो तो आपकी जो ऑथराइज हॉस्पिटल है आपके स्टेट का, वो यूडीआईडी कार्ड के एप्लीकेशन के एंड में एक रिसीट आती है, उसमें आपके हॉस्पिटल के नाम भी आ जाते हैं. तो यू हैव टू गो टू दैट हॉस्पिटल ओनली आपकी सर्टिफिकेट को रिन्यू भी करने के लिए और यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए. यूडीआईडी कार्ड जो है वो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ दिल्ली अभी तक प्रिंट करती है, तो कार्ड वहां से बन के आता है. सो जरूरी नहीं है कि यूडीआईडी कार्ड आपको पहले मिल जाए, आपको पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही मिलेगा आपके सरकारी अस्पताल से, बट द कार्ड विल कम आफ्टर 6 months. क्योंकि 6 months इसलिए बिकॉज वो दिल्ली से प्रिंट हो गया. Got it. So both are compulsory. Yeah. So ऐसा नहीं है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होने से ही यूडीआईडी आएगा, ऐसा नहीं है. नहीं, both are independent. No, both are not independent. So you have to make a disability certificate and then you get a UDID. So you have to have a disability certificate क्योंकि वो आपका नंबर के हिसाब से हॉस्पिटल कैप्चर कि अभी आपको UDID कार्ड भी हमको प्रोवाइड करना. Got it. So दोनों linked है to some extent. दोनों linked है. और जैसे आपने बताया ये जो बेनिफिट्स हैं, कई बेनिफिट्स ऐसे हैं जहाँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो तो काफी है, लेकिन सेंट्रलाइज अभी हो रहा है क्या कि जहाँ यूडीआईडी हो तभी हम गवर्नमेंट स्कीम्स का पूरा फायदा उठा सकते हैं? नॉट येट. फॉर एग्जांपल अभी तक सेंट्रलाइज नहीं हुआ है. होपफुली इन फ्यूचर ऐसा होप करे कि यूडीआईडी कार्ड के बेस पे ही आपको सारे कंसेशंस मिल जाएंगे, फिर आपको आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो भी आपको कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. द यूडीआईडी कार्ड इज इनफ. पर राइट नाउ ऐसी कुछ स्कीम्स है जिसके लिए आपको यूडीआईडी कार्ड बनाना जरूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. तो
फॉरेन स्कीम के लिए even if you have a disability certificate, that's enough. You just have to submit that proof as for claiming for getting that Niramya card. But in future, I'm hoping after 2-3 years they will ask for a UDID card also. But I think that's the reason हमने ये awareness पहले से शुरू किया है कि अचानक से आपको last minute में सब कुछ create ना करना पड़े. Yes. That's very. For example, Right to Education Act, even education concessions के लिए even a disability certificate is enough. That is enough. Okay. So अभी वो system change हुआ नहीं है, तो अभी फिलहाल we need both essentially. Yeah. The other thing I wanted to ask, अभी मैं जब when you went in and out, I was just talking to Vidhi about this कि ये UDID का जब online application fill होता है, उसके बाद आपने बताया कि उसका प्रिंट आउट लेके हमें एक हॉस्पिटल ऑथराइज्ड हॉस्पिटल के पास जाना है. तो विधि बता रही थी कि एप्लीकेशन के नीचे ही आपके रेजिडेंस के हिसाब से वहाँ एक लिस्ट रहेगी जहाँ वो बताएंगे कि where you need to go. Is it? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. So you go there and then the process takes, and आपने कहा 6 महीने लगते हैं. So वो एक ही जगह जाना होता है, right? The hospital is the only place you need to go. Yes. Okay. Okay. All right. Okay. So that's great. Yes. About the sorry parents, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए. मैंने थोड़े I had few critical questions to ask, इसीलिए मैं I took the first call. लेकिन प्लीज मुझे आप प्लीज आपके सवाल पूछिएगा. तो मेरा दूसरा सवाल था सर्व शिक्षा अभियान के बारे में. आपने बताया कि इट इज अ प्रोविजन जहाँ फॉर एग्जाम्पल चाहे स्पेशल स्कूल्स ही क्यों ना हो, मान लीजिए हैदराबाद में अगर या स्कूल जो इंक्लूसिव बनना चाहते हैं लेकिन वो अभी ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे इसे अच्छे तरह से इंक्लूसिव बना सकूं, तो सो आपने बताया कि वी शुड गो टू द कोऑर्डिनेटर अपने अपने स्टेट में जहां डेजिग्नेटेड कोऑर्डिनेटर्स ऑलरेडी डेजिग्नेट हो चुके हैं, जिसकी जानकारी हमें विल वी फाइंड इट कि कौन किस स्टेट में कौन है कोऑर्डिनेटर, हाउ विल वी नो? So, Ambika, I would say कि आप from an organization point of view आप अजय काकड़े को कॉल कर सकते हैं. तो उनके पास क्योंकि वो स्टेट इंक्लूसिव कोऑर्डिनेटर है, रीजनल डायरेक्टर है, सो उनके पास हर स्टेट का एक लिस्ट होता है और आई एम श्योर कि वो आपको भी उसमें हेल्प करेंगे आपके स्टेट के जो सर्व शिक्षा अभियान सेंटर्स है उनको प्रोवाइड करने के लिए. मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि सर्व शिक्षा अभियान के साथ साथ अभी रिसेंटली समग्र शिक्षा अभियान भी शुरू हुआ है. इट्स कॉल्ड समग्र शिक्षा अभियान. सो समग्र शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान से एक स्टेप अहेड है, आगे है, जहाँ पे वो होलिस्टिकली सारे स्टेट्स में अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं और सपोर्ट देना चाहते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू Ajay Kakde for time being, and you can be in touch with him for future resources in your state, Hyderabad. Because अभी मान लीजिए schools and organizations do come and tell us कि हमें inclusive बनना है लेकिन हमें और थोड़ी guidance चाहिए है. So guidelines already made और ये अच्छे से अगर ये बनी हुई है तो उसे utilize करके we can easily bring in that awareness. Yes, definitely you can bring it. Yes, you can contact him. You can also contact somebody at Samagra Shiksha Abhiyan. But आप Samagra, what can you repeat? Samagra Shiksha Abhiyan. So it's not so one is Sarva Shiksha Abhiyan, the other one is Samagra Shiksha Abhiyan. Okay, wonderful. Okay, super. Great. Thank you so much. थैंक्स अ लॉट. और कोई सवाल? हाँ सुनीता जी, आपने मैसेज किया था कि ये यूट्यूब में डाल सकते हैं. हम जरूर डालेंगे. ये सेशन होते ही कल तक हम इसे हमारे यूट्यूब चैनल में पोस्ट करेंगे और जिस ईमेल आईडी से आप सबों ने रजिस्टर किया है उस ईमेल वी विल सेंड द लिंक टू दैट ईमेल आईडी. सो नो, डोंट वरी अबाउट दैट. और कुछ सवाल किसी के पास और एनी कंसर्न्स जो आप उठाना चाहेंगे? वुड एनीवन वांट एनी information? Please अपना वीडियो ऑन कीजिए एज अ फाइनल. we would just like to understand आपको कैसे लगा ये वेबिनार. और but it would be great अदिति कि आप जब UDID और UDID का जो वेबिनार आप करने जा रहे हैं डेफिनेटली उसका इंफॉर्मेशन भेजिएगा. we will share it with our parents as well. जरूर. and if you want we can again collaborate with you and Nidisha and we can do it for your parents forum also. Because वो जो प्रोसेस हम बताते हैं डेमो के जरिए इट इज अक्रॉस इंडिया, सो इट इज सेम प्रोसेस. सो वो हम प्रोसेस पे ही ज्यादा फोकस करते हैं.
बिल्कुल एंड थैंक यू बिल्कुल। सो मच, आप सबने हमें मौका दिया। आई एम सो सॉरी कि हमारा टाइम एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा ये हो ज्यादा नहीं हमने नहीं, कर बिल्कुल दिया, नहीं, नो, but थैंक यू। but yes, and if everyone is okay, can we click a picture, quick picture? Ashwini, I request you to click a picture if everyone Sure, is if everyone can turn on their cameras, please. Sunita ji, Sandeep ji. yeah, Marilu, please, everyone, if you could just turn on your videos just for a second, it will be nice. Hello. Yeah, hello. Hello. Hi. Hi. Yeah. हाँ बोलिए। I have a question. जी जी। तो बच्चे में सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है वसुधा जी। We are not able to hear you. आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। हेलो हेलो, तब तक मैं बोल सकती हूँ सुनीता। हाँ Yes, हाँ Sunita ji, जब तक आप बोल सकते हाँ, Hello. मैं स्पेशल टीचर फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड हूँ। हेलो। हाँ वसुधा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकेंड। हाँ हाँ बोलिए सुनीता जी। हाँ, मैं स्पेशल टीचर फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड। ओके चेंबूर में स्कूल है, रुचिराम थड़ानी हैं। Oh yes, okay. स्कूल फॉर हियरिंग हैंड, वहाँ Yes. पे मैं पढ़ाती हूँ जी। सिंस 27 years। ओके आपने जो इन्फॉर्मेशन और जो पूरी तरीके से प्रेजेंट किया है, पावर पॉइंट और स्लाइड्स, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही क्लियर, सिंपल, इन समझने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। यानी ये अगर इसीलिए मैंने कहा कि YouTube में डालेंगे तो मैं अपने पेरेंट्स को, स्टूडेंट को, डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली क्योंकि डेफ बच्चे भी बड़े हैं जो एडल्ट है, तो उनको YouTube में डाल सकते हैं लिंक आप। बिल्कुल डेफिनेटली हम हाँ, शेयर करेंगे और डेफिनेटली वी विल शेयर। थैंक यू सो मच। मैंने एक फोटो आपके लिए खींच ली, अदिति मैं भेज दूंगी आपको, बट थैंक यू सो मच। हाँ वसुधा जी बोलिए, अगर आप अभी आपकी आवाज आ रही है। हेलो Yeah. Am I audible? यस यू आर ऑडिबल, Yes, प्लीज you गो are. अहेड। Yes. Okay. अभी मेरी बच्ची 1.5 साल से स्पेशल स्कूल में जाती है, एक्चुअली नासिक में जाती है। हाँ तो अभी तक उन्होंने कुछ मतलब स्पेशल स्टेप्स नहीं लिए जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी एज अ स्पेशल स्कूल। तो मुझे ये पूछना है कि अगर इफ शी कम्स अंडर दिस बॉर्डर लाइन और माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इज शी एलिजिबल फॉर दिस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट? Vidhi, will you answer this question? Sorry, Vidhi, आप कहाँ? Yes. तो अक्सर ये होता है कि जब हमारे बच्चों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है तो जब आईक्यू टेस्ट करते हैं तो वो हमें एक स्कोर देते हैं। तो वो स्कोर या तो माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, ये 3 कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आता है, या तो फिर जैसे मैम ने कहा एक बॉर्डर लाइन करके आता है। तो बॉर्डर लाइन का मतलब ये है कि वो एकदम ही जैसे उनका जो आईक्यू स्कोर है वो एकदम ही बॉर्डर पे आया है, राइट? तो उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे अगर आप महाराष्ट्र की बात करो तो ठाणे सिविल हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल, ये 2 हॉस्पिटल देते हैं बॉर्डर लाइन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का। आपको यूडीआईडी कार्ड और आपको सर्टिफिकेट बन के मिलेगा और वहां पे पर उनको लिखा जाएगा 25% डिसेबिलिटी। वो 25 इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वो बच्ची या जो व्यक्ति है वो बॉर्डर लाइन पे है। अक्सर जब हम सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वो 40% के एक बेंचमार्क पे बनता है, 40% डिसेबिलिटी। पर क्योंकि हमें पता है कि बच्चे को या व्यक्ति को बॉर्डर लाइन डिसेबिलिटी है तो वो थोड़ा ग्रे एरिया जैसा आ जाता है, इसीलिए वो लोग सर्टिफिकेट तो देते हैं। डेफिनेटली आपका सर्टिफिकेट बनेगा पर उसमें 25% डिसेबिलिटी लिख के आएगा और वहां पे क्लियरली लिखा जाएगा कि बॉर्डर लाइन डिसेबिलिटी है। But she won't be eligible for any of the provisions. वो ये जो भी बच्चे ग्रे एरिया, मतलब इसे हम थोड़ा ग्रे एरिया जैसे कहते हैं, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे आते हैं, तो क्योंकि उन्होंने अभी जो बच्चे को बॉर्डर लाइन डिसेबिलिटी है उनके लिए सर्टिफिकेट देना अभी कुछ समय से ही स्टार्ट किया है। पहले वो नहीं देते थे, वो सिर्फ ऐसे पेपर में असेसमेंट के तौर पे लिख के दे देते थे कि ये बच्चे को बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है।
अब कुछ समय से ही उन्होंने ये बोला है कि हाँ चलो ठीक है, हम 25% डिसेबिलिटी बॉर्डर लाइन है ऐसे करके लिख के दे देंगे। तो ये जो पूरा है कि अब हम इस्तेमाल कर पाएंगे कि नहीं, ये थोड़ा एक क्वेश्चन वाला और ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। जैसे जैसे लोगों को ज्यादा मिलेगा तो हमें फिर अपने अपने इंडिविजुअल पे लेना पड़ेगा और ये एक एक बार चेक करना पड़ेगा कि हम क्या ले पा रहे हैं क्या नहीं ले पा रहे हैं वैसा। Okay. Right. And Actually, sorry, sorry. and to Yeah, go ahead, Aditi. Yeah. सो वसुंधरा जी जो विधि ने कहा, मैं उसको ऐड करना चाहूंगी कि डेफिनेटली जो आपका कंसर्न है कि हाँ शायद सारे प्रोविजंस आप ना ले पाओ, लेकिन हमने देखा है, हमने उम्मीद में देखा है कि कुछ स्कूल्स काफी सपोर्ट करते हैं इवन दो यू डोंट हैव अ सर्टिफिकेट, यू नो। तो अगर आपका कंसर्न जुड़ा है कि मेरे बच्चे को स्कूल में, मैं इसका उपयोग स्कूल में ज्यादा करना चाहूंगी, सो देन यू नो आपकी स्कूल अगर सपोर्टिव है तो कुछ हद तक स्कूल सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, यू नो। अगर आप कोई डॉक्टर को देख रहे हैं, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को देख रहे हैं, तो दे विल ऑल्सो आपको भी एटलीस्ट वो रिकमेंडेशन तो लिख के देंगे, बिकॉज हम ये सुन रहे हैं और हमें समझ पा रहे हैं कि भले ही परसेंटेज कम है पर डिसेबिलिटी का जो प्रभाव है वो उतना है कि आपको मदद की जरूरत आपको भी पड़ेगी। सो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोविजन लेना चाहते हैं और आपको क्या क्या मिल सकता है। आई बिलीव आपने कहा कि आप वाशी से है, राइट? Yeah, actually, since 2 months we are here, but we belong to Nasik. ओके, तो अगर कोई इंडिविजुअली सपोर्ट आपको लगेगा तो डेफिनेटली आप नई दिशा को कांटेक्ट कर सकते हैं। अंबिका, हम पेरेंट्स को इंडिविजुअली भी सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज पे। और एक मेरा सवाल था कि अगर she has history of epilepsy also, she is epileptic also, तो does she comes under this multiple disabilities? Vidhi, you want to take it? तो आप कह रहे हो कि उसे बॉर्डरलाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो है ही, पर साथ में नहीं है, उन्होंने अभी तक डायग्नोसिस नहीं दिया है। उम्मीद में लास्ट वीक ही दिखाया है, तो दे आर सेइंग दैट शी माइट बी हैविंग सम बिहेवियरल इश्यूज आल्सो, तो वो अभी बाकी है डायग्नोसिस, पर उसको एपिलेप्सी भी है। तो अगर बॉर्डर लाइन पे आया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो भी क्या वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आ जाएगी? I tell Vidhi. Yes, I will answer. So no, it will come under ID only, intellectual disability. It will not come under multiple disability. They will put, maybe वो लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में एपिलेप्सी भी वो लोग ऐड करेंगे, like a condition that इसमें इन बच्ची को ये भी दिक्कतें हैं, but it won't come under मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए आपको जो प्रोमिनेंट डिसेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल ऑटिज्म विद एपिलेप्सी, यू नो, सो वैसा, सो ये आपको आईडी के अंदर ही आ जाएगा, बट मे बी वन ऑफ द डिफिकल्टी विल बी कंडीशन इज एपिलेप्सी, सो इट विल नॉट कम अंडर मल्टीपल डिसेबिलिटी। बट विल सी, हम देखते हैं कि उसको एक्चुअल असेसमेंट के बाद क्या सर्टिफिकेट डायग्नोसिस प्रॉपर मिलता है, सो विल सी। अदिति, तो एपिलेप्सी, इस केस में एपिलेप्सी बाय इटसेल्फ वो कैटेगरी में नहीं आती है क्या? तो जिन बच्चों को एपिलेप्सी के वजह से कोई चैलेंजेस फेस करना पड़े, मे बी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर उसके वजह से हो, तो इन दैट केस वो किस कैटेगरी में कंसिडर होगा? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके, ओके। कॉग्निटिवली इफेक्ट है तो आपका आईक्यू जो है वो कम होगा। आईक्यू आपके जो बेंचमार्क आईक्यू होना चाहिए वो आपको उससे कम होगा, तो आपको आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। पर इतना ध्यान रखना वसुधा जी कि अगर हॉस्पिटल आपको मेंटल रिटार्डेशन का सर्टिफिकेट दे रही है तो वो मत लेना, बिकॉज अभी मेंटल रिटार्डेशन का शब्द चेंज होके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, सो बी फर्म ऑन दैट। करेक्ट, that's good to know। और एक बात थी जो वसुधा जी ने पूछी थी, अभी ये आपने बताया कि ये बहुत ही ग्रे एरिया है, बॉर्डर लाइन डिसेबिलिटी जब जिसका डायग्नोसिस दिया जाता है, पेरेंट्स को ये कैसे पता चलेगा कि डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी उनको, वो कैसे पता चलेगा उनको कि अगर ये डिग्री बताया गया है तो मेरे लिए ये प्रोविजंस हैं? अंडरस्टैंडिंग बहुत ही पर्सनलाइज्ड एंड सेलेक्टिव हो जाता है, जहां वो समझ में नहीं आता है कि
जैसे अभी वसुधा जी का ही सवाल हो कि ये बॉर्डरलाइन डिसेबिलिटी है लेकिन आपने परसेंटेज बताया, तो पेरेंट्स को वो इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से कि परसेंटेज की बात जब आती है तो हाउ विल दे नो टू डिफरेंशिएट? वो उनके डायग्नोसिस जब IQ असेसमेंट आती है उसमें ही आता है, यू मीन टू से? यस, सो वसुधा जी का केस थोड़ा यूनिक केस है जहाँ पे परसेंटेज ही इनका डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में फिट ही नहीं होता है बेंचमार्क में, आई बिकॉज सी। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने का बेंचमार्क परसेंटेज है 40% एंड अबव। सो ओके। तो उस हिसाब से तो वसुधा जी का एक्सेप्शनल केस होगा जो इनका हॉस्पिटल इनको एक्स्ट्रा प्रोविजंस देने के लिए एक्सेप्शनली वो इनका केस लेगा। आइडियली कुछ हॉस्पिटल्स, इफ यू गो टू JJ हॉस्पिटल मुंबई में या कोई और हॉस्पिटल हैदराबाद में, वो शायद बच्चे को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही ना दे, वैसा। सो 40% इज द बेंचमार्क कट ऑफ फॉर द डिसेबिलिटी। 40% अबव होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी प्रोविजंस की हमने बात की है आप वो सब अवेल कर सकते हैं। आप वो Okay. एक्चुअली सब अवेल कर सकते हैं। ओनली वन, मैं बस एक स्पेसिफिकेशन करना चाहूंगी, कई बच्चों को सिर्फ हाइपर एक्टिविटी होता है, ADHD जिसको हम कंडीशन को बोलते हैं। सो ADHD के लिए कोई कंसेशंस नहीं है। ADHD डजंट कम अंडर 21 डिसेबिलिटी। हाँ, अगर आपके बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है और साथ में बच्चा हाइपर भी है तो LD लर्निंग डिसेबिलिटी एंड कोमॉर्बिड कंडीशन ADHD करके उसको एक सर्टिफिकेट मिल सकता है। ओनली ADHD नहीं मिलेगा। Oh, if ADHD is with some other out of the Yes. 21, so it can be Yes, considered. it can be considered. Yeah, only I see. ADHD is not a prominent disability to get a disability certificate. 40% Okay. and above is the benchmark for getting a disability certificate. But still, if you feel कि 40% तो नहीं मिला बच्ची को, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें हैं, तो आप हॉस्पिटल को स्पेसिफिक कंसेशंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. And if they might or they might not consider your case. It depends. Yes, लेकिन sir. अगर ये हॉस्पिटल्स कंसिडर करने का, इन द सेंस व्हाट डज द लॉ से, इन द सेंस अभी मेरा पूछने का मतलब है अगर 40% लेस बेंचमार्क में डिसेबिलिटी कैटेगरी आती है एंड यू आर सेइंग सम हॉस्पिटल्स मे एक्सेप्ट एंड सम डोंट, बट व्हाट डज द लॉ एक्चुअली से, इन द सेंस ये केस स्पेसिफिक डिसीजन हॉस्पिटल लेती है और बाय लॉ व्हाट कैन द पेरेंट्स से कि बाय लॉ आई एम एंटाइटल्ड टू दिस? अंबिका, बहुत केसेस में ऐसा हुआ है जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर वसुधा जी ने पिछले हफ्ते उम्मीद में असेसमेंट करवाया था तो मैं उन्हीं का केस एग्जांपल लूंगी कि कई बार उम्मीद में हमारे डॉक्टर ने बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोसिस दिया है, लेकिन हॉस्पिटल जाके ही उस बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोसिस नहीं मिलता है। Okay. तो हमने कई बार एडवोकेसी की है, इंडिविजुअल एडवोकेसी भी किया है। लॉ ये नहीं बोलता कि कंप्लीटली द कोर्ट इज नॉट कंप्लीटली इन द हॉस्पिटल्स हैंड। जहाँ पे अगर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे कोई डिफिकल्टीज है और उम्मीद जैसे अगर NGO बच्चे को देखे असेसमेंट के लिए, तो आप उम्मीद का रिपोर्ट लेके जा सकते हैं और एडवोकेट कर सकते हैं। उस केसेस में रीअसेसमेंट का भी प्रोविजंस अवेलेबल है, जहाँ पे हमारे एक्सपीरियंस में हमारे बोलने पर, उम्मीद की रिपोर्ट शेयर करने पर रीअसेसमेंट भी हुआ है और फिर उम्मीद की रिपोर्ट के हिसाब से हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स को अलाइन करके बनाया गया है। सो डेफिनेटली सिविल हॉस्पिटल इज द ऑथराइज्ड हॉस्पिटल टू गिव अ सर्टिफिकेट एंड परसेंटेज, बट कंप्लीटली वो सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो पेरेंट्स, So second opinion is always, you can go get a second opinion for you can go, but parents have to be firm. वरना क्या होता है ना, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं, एक्सप्रेस कर पाते, कुछ पेरेंट्स नहीं कर पाते, कुछ पेरेंट्स जो उन्हें दिया गया है, बताया गया है वैसे ही वो लेके आ जाते हैं। पर डेफिनेटली ये भी आपका हक है कि आप उसको अपने बच्चे के लिए जो स्ट्रांगली आप फील करते हो उसको पहले समझिए। इफ यू थिंक कि दिस इज नॉट व्हाट ही और शी शुड गेट, यू कैन टॉक टू हॉस्पिटल अथॉरिटी। साइकेट्रिक वार्ड पे आप डेफिनेटली डिस्कशन या डिबेट कर सकते हो, पर आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर्स का रिपोर्ट या एविडेंस होना चाहिए टू सपोर्ट योर थिंग। Right. That's good to know. Okay, thank you so much. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you so very much. ये वीडियो मैं आप सबको आपके email ID पे भेज दूंगी प्लीज, एंड ऑल्सो अदिति एंड विधि, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट। और आपके प्रेजेंटेशन इफ यू कैन सेंड मी, मैं वीडियो के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन भी सबको भेज दूंगी वाया ईमेल।
श्योर Yeah? अंबिका, थैंक यू। सो आई एम सो सॉरी मैम, ना वीडियो ऑफ रखा है बिकॉज पीछे कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है, तो No, आई no, no. केप्ट माय Please don't वीडियो worry ऑफ। about it. No worry about it. बट And thank you so very much. Also, मैं यही बोलना चाहूँगी कि नई दिशा रिसोर्स सेंटर के इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज पेज में if you don't mind मैं quickly आपको दिखा दूँ if you have a minute of your time. Actually ये information मैं आपको भी भेजूंगी अदिति और विधि, एंड आपकी ओपिनियन, इट विल बी ग्रेट टू गेट योर फीडबैक। तो हमने, जब आप नई दिशा की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की कैटेगरी आपको दिखेगी, हम अभी फिलहाल मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इंग्लिश में है। एंड ऑफ दिसंबर जनवरी तक हमारी वेबसाइट दोनों हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होगी। आप जब ब्राउज कैटेगरी में जाते हैं, सॉरी, ब्राउज कैटेगरी जब आप जाएंगे, हाँ, यहाँ पे स्कीम्स जो है, इफ यू क्लिक दिस, यहाँ पे हमने काफी सारे प्रेजेंटेशंस बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल जब आप स्लाइड शो चेक करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स अबाउट टैक्स बेनिफिट्स एंड ट्रैवल अलाउंसेस, एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप एंड स्किल ट्रेनिंग के लिए आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कई जगहों में where can you avail, ये of course restricted है ज्यादा सिटीज में, just a few select cities जहाँ से हम, so ये प्रेजेंटेशन में आपको पेरेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, जहाँ हमने पेरेंट से पता लगाया कि सही में ये हुआ, क्या स्टेप्स हुए थे, आप जब हॉस्पिटल गए थे हुआ क्या, तो ये पेरेंट से हमने इंफॉर्मेशन गैदर किया है। एडिशनली आप जब यहाँ जाएंगे स्कूलिंग के कैटेगरी में, आपको NIOS के बारे में भी एक बहुत ही डिटेल प्रेजेंटेशन मिलेगी, वो भी जरूर देखिएगा प्लीज। Vidhi and Aditi, please feel free to check it out. अगर आपको, if you have any comments about it, we'd be happy to look into it also. तो यहाँ NIOS के बारे में भी कंटेंट है, आप देख सकते हैं, और गार्डियनशिप का भी इसमें कंटेंट आपको वेबसाइट में मिलेगा। So ये सब कंटेंट सबके लिए it's free to use and it's open to be used by everybody. So feel free to check out the resources as and when you require it. For Ambika, that's really useful. We will share. Yeah, that's really useful. All right. So thank you so very much, Aditi and Vidhi. If I could request you to just stay for a minute, I would just like to talk to you. Others, thank you so much. Keshav ने feedback form भेजा है. I really request everybody to वो नोट कर लीजिए फीडबैक फॉर्म, और वो फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा, हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेगा। हम वो फीडबैक उम्मीद टीम से भी शेयर करेंगे। सो प्लीज टेक अ मोमेंट टू फिल इट। केशव एक बार फिर से फीडबैक फॉर्म यहाँ भेज सकते हैं, सब ये नोट कर लीजिए एंड आप मीटिंग एग्जिट कर सकते हैं प्लीज। वन सेकंड। ठीक है, मैं फिर से भेज देता हूँ। हाँ, मैंने अभी भेजा है। हाँ, या ऑल राइट, yeah, so others can take leave. Thank you so much.